Okay, guys, good evening, everybody. Good evening. Good evening, good evening, good evening, everybody. Very good evening, good evening, good evening. Am I live? Can you guys see me live? एवरीबडी तुरंत के तुरंत मुझे बताइए, क्या आप लोग मुझे लाइव देख सकते हैं? देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सभी का स्वागत है आज के हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीमियर लीग के सेशन नंबर 5 में। सेशन नंबर 5 में हम लोग क्या चीज करने वाले? सेशन नंबर 5 में हम लोग यहाँ पे करने वाले एक बहुत ही जोरदार चीज। ठीक है, बहुत ही जोरदार चीज। यहां पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 कवर करने वाले, जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को बहुत ज्यादा कठिन लगता है। राइट, तो हम लोग वो चीज करने वाले जो बच्चों को लगता है कठिन, उसको हम बनाएंगे आसान। क्योंकि अगर आपको एक्चुअली बताऊं, AS28 इज अ वेरी लॉजिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो दिमाग में जाएगा। और इसको हम जब पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 को, तो इसको हम यहां पे समरी चार्ट से भी पढ़ेंगे। समरी चार्ट के साथ साथ मेरे जो डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स है उससे भी हम पढ़ेंगे। तो दोनों की मदद से पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले समरी चार्ट से पूरा एक मैपिंग हो जाएगा कि AS28 में आपने क्या चीज पढ़ना है। और उसके साथ साथ AS28 का ये मैपिंग आपका हो गया, फिर हम क्या चीज करेंगे उसको डिटेल में भी साथ ही साथ लेके जाएंगे। राइट, तो आपका इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से यहां पे पढ़ाई पूरी हो जाएगी। AS28 मेरी बात मानो, आज कल और एक और हो सकता है परसों का भी लेक्चर लगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आप इसका समरी चार्ट भी देखोगे तो मेरे को लगभग ये कवर करने में 2 पेज लग गए। तो आज कल और मैक्सिमम परसों में आपको AS28 पूरा समझ में आ जाएगा। 8 से लेकर 9:30 तक आपने केवल अटेंड करना है, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको घर पे एक बार आपने रिवाइज करना है। बस इतनी सी बात है, और कुछ आपसे मुझे चाहिए नहीं। ओके सर, मंडे को आपने यहाँ पे हमारी क्लास क्यों नहीं ली? तो एक्चुअली येस्टरडे माय वाइफ सफर्ड हेयरलाइन फ्रैक्चर इन हर लेग, नॉट 1 but 2, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया पैर में, और उसके कारण मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो हॉस्पिटल में मैं था, काफी देर में हॉस्पिटल में ही था, विथ ऑल द प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग, सब सब सब, एंड वेटिंग फॉर द डॉक्टर, दिस दैट ये वो। तो मैं घर ही वापस आया 9:30 पौने 10 बजे। तो इट वॉज लाइक क्वाइट लेट, मेरे को घर आने में काफी लेट हो गया। एंड ये मेरे को समझ गया था अराउंड 6:37 की भैया क्लास हमारी नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है हो पाना, या उसके पहले भी मेरे ख्याल से मेरे को समझ गया था। तो इसलिए कल की क्लास फिर मैंने पोस्टपोन करवा दी थी आज में। राइट, दैट वाज द रीजन हमने कल यहाँ पे क्लास नहीं किए। चार्ट्स कहां मिलेंगे ये आपको यहाँ पे मैंने कमेंट्स में एक लिंक पिन करके दी है, वो लिंक पे जाइए। वो लिंक में आपको पूरे अपने समरी चार्ट्स, डिटेल चार्ट्स, क्वेश्चन सब मिल जाएगा। ओके यस, तो चलिए, तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के साथ। अगर सभी लोग तैयार है तो गिव मी अ क्विक यस सर, वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। सभी लोग क्विकली मेरे को यहां पे एक बार यस से यस से यस से बोल देंगे कि यस सर, वी आर रेडी टू स्टार्ट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इंपेयरमेंट के साथ। सभी लोग फटाफट 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 यहां पे लिखेंगे कि यस सर, वी आर रेडी। एक बार लिख दो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते। सर मैंने इस एएस का अभी तक रिवीजन नहीं करा, तो इस लेक्चर से हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब देखो, यहां पे जो बच्चे AS28 के काफी ऐसे भी आएंगे जिन्होंने AS28 आज तक कुछ नहीं पढ़ा, ये जो 2-3 लेक्चर्स होंगे ये देख लो, AS28 समझ जाएगा। ये मत अभी यहां पे करना कि पहले सर मैं कोई रेगुलर लेक्चर देख लेता हूं उसके बाद ये रिवीजन में देखूंगा, नहीं। दिस रिवीजन विल बी इनफ फॉर यू, और काफी डिटेल इन डेप्थ रिवीजन कराऊंगा। एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कराऊंगा, सब कराऊंगा, आपके दिमाग में सारी चीजें डलवा दूंगा। ओके, तो बस यहां पे 2-3 लेक्चर्स जितने भी इसके होते पूरे अच्छे से अटेंड करते रहना, सब दिमाग में आपके चले जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद AS28 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स। अब जब मैं इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स की बात करता हूं तो आप समरी चार्ट में देखेंगे, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स में हमारा कौन से असेट्स कवर होते हैं। एक होता है पीपी, ठीक है, असेट्स हेल्ड फॉर यूज, किस चीज के लिए? प्रोडक्शन ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ सर्विस, रेंटल टू अदर्स, एडमिन पर्पस, जिसकी बात हम करते हैं AS10 में। पीपी की बात AS10 में होती है, उसके इंपेयरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। इनटैंजिबल असेट्स जिसकी बात हम AS26 में करते हैं, उसकी भी बात यहाँ पे हो रही है, AS26 के असेट्स की बात। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स में हमारा AS13 में जो इन्वेस्टमेंट किया है इन लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी इंपेयर होता है। नाउ सर व्हाट एग्जैक्टली इज इंपेयरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंपेयरमेंट? सबसे पहले ये बता दो, इंपेयरमेंट मतलब क्या होता है? इट इज अ रिडक्शन और अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, एंड फॉल नॉट बिकॉज ऑफ नॉर्मल यूज,
अब जैसे मैं सपोज ये मोबाइल यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूं, ये आईपैड यूज कर रहा हूं, ये लैपटॉप जो है, कैमरा जो है, ये नॉर्मल यूज करके भी इसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ द असेट। तो इसकी बात नहीं हो रही है, ये जो फॉल है इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, मेरा ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप का यार ऐसा गलत एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, इसकी स्क्रीन टूट गई, ऐसा गिर गया, खट से नीचे गिर गया, स्क्रीन टूट गई, तो अब इसकी वैल्यू ऑल ऑफ अ सडन एकदम शूट डाउन हो गई, ठीक है, क्योंकि अब ये मार्केट में अगर इसको बेचने गया तो बेचने जाऊंगा तो बहुत कम वैल्यू मिलेगी, या फिर इसको अगर मुझे भी यूज करना है तो इसकी वैल्यू मेरे को अब उतनी नहीं मिलेगी जितनी टूटने के पहले मिलने वाली थी। तो ये क्या है, ये ऑल ऑफ अ सडन इसकी वैल्यू गिर गई है, एंड द रीजन फॉर दैट इज नॉट नॉर्मल यूज, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही है, एक सडन फॉल इन द वैल्यू की बात हो रही है। दैट इज व्हाट इज इंपेयरमेंट, दैट इज व्हाट इज इंपेयरमेंट। तो उसकी बात कर रहे हैं, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन से असेट्स यहां पे कवर्ड है, पीपी, यस, इंटेंजिबल असेट्स, यस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये तीन की मेनली यहां पे हमारी बात हो रही है। अब सर ये इंपेयरमेंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये वाला जो फर्स्ट पैरा है मेरे चार्ट का, ये थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा, बट इंपेयरमेंट सबसे पहले कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हमारा इंपेयरमेंट लॉस कितना क्या हो रहा है। एंड सर ये इंपेयरमेंट के आगे आपने लॉस क्यों लिखा है, इंपेयरमेंट के आगे हमेशा इंपेयरमेंट लॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर आज सपोज मेरा ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप कितने का था, 50,000 का, लैपटॉप की वैल्यू आज की 50,000, गिर गया एकदम से, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20,000 हो गई इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। जब हम इंपेयरमेंट की बात करते हैं तो मेनली क्या हो रहा है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, रिडक्शन हो रहा है तो उससे लॉस होता है, हेंस वी यूज द टर्म इंपेयरमेंट लॉस। अब सर ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हाउ डू वी कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है। तो इंपेयरमेंट लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताइए हमको। तो देखो क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी असेट का इंपेयरमेंट लॉस आप देख रहे हो, जिसका भी इंपेयरमेंट आपको देखना है, जो भी असेट का देख रहे हो कि इंपेयरमेंट लॉस है कि नहीं, उसकी कैरिंग अमाउंट देखो। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट इज द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। मेरे बुक में वो असेट कितने पे दिख रहा है वो देखो ना, मेरे बुक में पीपी, ये कंप्यूटर जो है, ये जो माइक्रोफोन है, ये कितने पे दिख रहा है ये देखो, ये जो मोबाइल फोन है ये कितने पे दिख रहा है मेरे बुक्स में ये देखो, ठीक है। तो मैं अपने बुक्स में देखूंगा ये मोबाइल फोन कितने का है, ठीक है, ये मोबाइल फोन मेरा कितने का है, यस सर, ये चीज देखेंगे। मोबाइल फोन के बाद फिर क्या चीज देखेंगे, मोबाइल फोन के बाद हम देखेंगे कि ये मेरे बुक्स में कितने का दिख रहा है। तो सर मोबाइल फोन बुक में 1 लाख रुपए का दिख रहा है, तो ये बुक में 1 लाख का दिख रहा है, तो 1 लाख इसकी क्या हो जाती है, 1 लाख इज द कैरिंग अमाउंट। तो मेरी बुक वैल्यू ऑफ द असेट इज द कैरिंग अमाउंट। अगली चीज मैं देखता हूं कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, रिकवरेबल अमाउंट दो चीजों में से जो हायर आंसर आता है वो रिकवरेबल अमाउंट होता है। अब मैं बोलता हूं कि ये मोबाइल फोन यूज करके, इसकी रिकवरेबल अमाउंट की बात करता हूं, तो मोबाइल फोन यूज करके मुझे यहां पे सर सबसे पहले अगर मैं यूज करूंगा तो कितनी वैल्यू जनरेट कर पाऊंगा। सर यूज करके वैल्यू जनरेट कर पाओगे, मतलब सर वैल्यू इन यूज का मतलब यह होता है आप कोई भी असेट को यूज जब करते हो तो उससे आप क्या करते हो, या तो कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हो और बेचते हो, या तो कोई सर्विसेज उससे रेंडर करते हो। यस, तो मैं देखूंगा कि अगर से फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन को यूज करके मेरी ईयर 1 में 20,000 रुपए की वैल्यू जनरेट हो रही, ईयर 2 में 20,000, ईयर 3 में 20,000, ईयर 4 में 20,000, ईयर 5 में 20,000, ईयर 6 में 20,000 और ईयर 7 में 20,000, तो मैं यहां पे 7 साल में 20,000 करके इससे कितना 1,40,000 रुपए जनरेट कर रहा हूं। सर 1,40,000 रुपए में क्या कर रहा हूं, ये असेट को यूज करके जनरेट कर रहा हूं। तो असेट को यूज करके अगर मैं 1,40,000 यहां पे जनरेट कर रहा हूं तो वो 1,40,000 का जो प्रेजेंट वैल्यू है ये 7 साल की वैल्यू है, ठीक है। दिस वैल्यू इज ऑफ 7 ईयर्स, तो इसकी जो यहां पे प्रेजेंट वैल्यू है ना, दैट इज कंसिडर्ड द वैल्यू इन यूज। इसको यूज करके हम कितनी वैल्यू जनरेट कर पाएंगे, कितना पैसा जनरेट कर पाएंगे। कोई भी असेट को, मैं ये आईपैड को यूज करके कितने पैसे जनरेट कर पाऊंगा। आईपैड को मैं 5 साल यूज कर सकता हूं, 1 साल यूज करूंगा तो आईपैड से मेरे को 2 लाख रुपए मिलेंगे। वैसे मैं 5 साल तक 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख तो 10 लाख जनरेट कर सकता हूं। बट ये 10 लाख क्या है, इसकी फ्यूचर वैल्यू है, क्योंकि 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद की वैल्यूज है ये, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो मेरे पास आ गया कि ये आईपैड यूज करके मैं कितना वैल्यू उससे जनरेट कर सकता हूं। तो वैल्यू इन यूज सबसे पहले मेरे को देखना है, मेरा जो भी असेट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं,
अगली चीज, आज अगर इसी असेट को बेचने गया, आज अगर इसी असेट को, ये आईपैड को आज बेचने गया तो कितने में बिकेगा? नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस ये कितने में बिकेगा आईपैड? से फॉर एग्जांपल 75,000, और इसको बेचने के लिए से फॉर एग्जांपल मेरे को किसी वेबसाइट पे लिस्ट करना पड़ेगा, वो वेबसाइट अपना ब्रोकरेज खाएगा कितना? से फॉर एग्जांपल 5,000, वो हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेलिंग। तो ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेलिंग करता हूं तो मेरे पास आता है नेट सेलिंग प्राइस, जो हो जाएगा 70,000। तो मैं यहां पे क्या देखता हूं कि मेरे पास ये जो असेट है आईपैड, आईपैड को आज बेचता हूं तो मेरे पास 70,000 रुपए आते हैं, नेट नेट जेब में 70,000 आते हैं। या फिर आईपैड को अगर मैं यूज करता हूं, आईपैड को अगर मैं यूज करता हूं तो यूज करके आज की तारीख में कितनी वैल्यू जनरेट कर पाऊंगा? यूज करके आज की तारीख में कितनी वैल्यू जनरेट कर पाऊंगा? अगर यह आता है से फॉर एग्जांपल 3.5 लाख रुपए, कि सर आप इसको यूज कर करके कितनी वैल्यू, कितना कैश फ्लो जनरेट कर पाओगे? तो यह आया 3.5 लाख, ठीक है। हाँ, और यहां पे नेट सेलिंग प्राइस आज का कितना आया? 70,000। अब ये चीज देखना, ये भी आज की वैल्यू, आज की वैल्यू मतलब ईयर जीरो, और ये भी आज की वैल्यू मतलब ईयर जीरो, दोनों वैल्यू आज की है। इन दोनों में से जो भी हायर है ना, वो मेरे इस आईपैड का क्या हो जाएगा? रिकवरेबल अमाउंट। वो मेरे आईपैड का क्या होगा? रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। वो मेरे आईपैड का क्या चीज होगा? दैट विल बी द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ माई आईपैड। ये सभी को क्लियर? रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या? बेसिकली ये आईपैड से आप कितना पैसा निकाल सकते हो। तो पैसा दो तरीके से निकाल सकता हूं, एक बेच के, एक यूज करके। बेच के आप कितना निकाल रहे हो? 70,000, और यूज करके आज की तारीख में, आज की वैल्यू पे कितना निकाल रहे हो? 350,000, 3.5 लाख। दोनों में से जो भी हायर है वो उसका क्या हो जाएगा? रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट दोनों में से हायर मतलब कितना हो जाएगा? 350,000, 350,000 जो दोनों में से हायर है उतना मेरा रिकवरेबल। इसको मैं कैसे कंपेयर करूंगा? इसको मैं कंपेयर करूंगा मेरे 350,000 को मेरी बुक की वैल्यू से, कि ये आईपैड बुक्स में कितने पे लिखा है? सर आपने बुक्स में इस आईपैड को लिखा है 50,000। तो सर अब देखो, मेरा बुक में आईपैड है 50,000 का, ये आईपैड से रिकवर मेरे को 3.5 लाख होगा। तो क्या ये आईपैड पे कोई भी इंपेयरमेंट की जरूरत है क्या? नहीं। जितना बुक में लिखा है उससे ज्यादा तो उससे रिकवर कर लूंगा मैं। जितना वैल्यू पे बुक में लिखा है उससे ज्यादा तो रिकवर कर लूंगा। तो यहां पे क्या आईपैड पे कोई भी इंपेयरमेंट की जरूरत है? आंसर इज नो, आंसर इज नो, ठीक है। वाई? बिकॉज द रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट। बट अगर मैं यहां पे आपको बोलता हूं मेरे मोबाइल फोन की बात, मोबाइल फोन मैंने बुक में लिखा है 1 लाख रुपए का, मेरे बुक्स में, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 1 लाख रुपए का लिखा है। अल्टीमेट सी है सर, हमें भी दीजिए आईपैड। ये पक्का हमारे एमबी सर, 110% एमबी सर है ये। एमबी सर के पास बेटा एक है बड़ा आईपैड, एमबी सर के पास बेटा एक है छोटा आईपैड। ये इतने हम्बल प्राणी है, इतने हम्बल प्राणी है कि ये छोटे आईपैड पे पढ़ाते। बोले नहीं सर मेरे को अपनी आदत नहीं बिगाड़नी। बोले भले ही मैं करोड़ों रुपए साल का कमाता हूं, आदत नहीं बिगाड़नी मेरे को। आई डू नॉट वॉन्ट टू, क्या बोलते उसको, क्या बहुत मेरे को ऐसा ऊपर ऊपर वो आदत नहीं बिगाड़नी को इंग्लिश में क्या बोलते? मेरे में तो गरीबी भी इतनी है कि मेरे को ये भी नहीं पता उसको इंग्लिश में क्या बोलते। तो अरे नहीं सर, मैं तेजा भाई का छोटा भाई हूं। तेजा भाई का छोटा भाई जो करोड़पति है, जिसके भरोसे तेजा भाई पलता है, जिसके भरोसे तेजा भाई अपनी 2 वक्त की रोटी निकालता है, वो है ये। तो इतना हम्बल प्राणी है कि बड़ा आईपैड छोड़ के छोटे आईपैड पे पढ़ाता है, खाली एक ही कारण, आदत नहीं बिगाड़नी। बेटा सीखो ये चीज, ये सीखो। आप लोग क्या करोगे? आप लोग जब सीए बनने के बाद पैसा कमाओगे ना, अंधा पैसा जैसा ये व्यक्ति कमा रहा है, आप जब वैसा पैसा कमाओगे तो आप महंगी से महंगी चीजें लोगे। ये व्यक्ति भी ले सकता है और है, बट होने के बावजूद यूज नहीं करता। ये होता है बड़े व्यक्ति की निशानी। समझिए, समझिए। समझिए। और देखो बड़े व्यक्ति की महान बनने की निशानी क्या है? उसके पास जो महंगी चीज रहती है वो लोगों को बोलता है आप ले लो। देखना, अगर ये बहुत महान व्यक्ति है तो अभी 2 मिनट में बोलेगा कि ये बड़ा आईपैड आप ले लो। देखो अपन
5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखो आ गया कमेंट, बड़ा आईपैड अभी तक एक ही बार यूज किया। आप देखो, बोला मैंने। चलो ओके, तो अब वापस हम लोग हमारे टॉपिक पे आ जाते, वापस हमारे टॉपिक पे आ जाते। एमबी सर को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। डाउन टू प्लैनेट नहीं सर, डाउन टू मिल्की वे, डाउन टू अर्थ नहीं, डाउन टू यूनिवर्स नहीं, पूरा मिल्की वे, डाउन टू मिल्की वे ऑफ। ओके, तो अब मैं आपको बता रहा था कि सर ये इंपेयरमेंट लॉस हमें कैलकुलेट करना है काय पे, मेरे मोबाइल पे, मोबाइल फोन पे। अब सपोज मैंने अपने मोबाइल फोन को, उसकी वैल्यू जो मेरी बुक्स में लिखी है वो है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। और मैं आज देखता हूं कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट मुझे यहां पे दिखती है कैसे, दो चीजों क्या, जो हायर निकलेगा वो रिकवरेबल अमाउंट। कौन सी दो चीजें सर, आप ये मोबाइल फोन से कितना रिकवर कर सकते हो, तो रिकवर करने के दो जरिए, एक तो इसको बेच दो या तो यूज करके इससे पैसे निकालो। बेचने जाता हूं तो ये मोबाइल फोन से मेरे को मिलता है केवल 60,000 रुपए, और अगर यूज करता हूं तो यूज करके जो सब कैश फ्लो निकलता है वो पूरे कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू मेरी निकलती है, से फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए। तो सर बेचता हूं तो इससे 60,000 मिलेगा, खुद यूज करता हूं तो जो कैश फ्लो जनरेट होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 50,000। तो मेरा यहां पर रिकवरेबल अमाउंट क्या रहेगा, रिकवरेबल अमाउंट विल बी द हायर ऑफ द टू, दैट इज 60,000। अब रिकवरेबल अमाउंट इस असेट का मेरा 60,000 आया, और मेरे बुक्स में ये कितने पे दिख रहा है एसेट, सर आपके बुक्स में ये असेट दिख रहा है 1 लाख का, मैं 1 लाख का दिखा रहा हूं, बट ये असेट से जो मैक्सिमम मैं पैसा निकाल सकता हूं वो 60,000 है। तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे इंपेयरमेंट लॉस 40,000 का रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट लॉस यहां पे 40,000 का रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सो व्हेनेवर एन असेट is carried at a amount higher than the recoverable amount, आपकी बुक्स में जब कोई एक असेट ऐसा हो जिसकी कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट, तो यहां पे क्या चीज हो जाएगा, हम यहां पे उस पे इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करेंगे। हम यहां पे उस पे क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करेंगे। ये चीज सभी को क्लियर। तो इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करते, जब मेरे बुक्स की वैल्यू कोई भी असेट की उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो तो मैंने उस पे इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करना है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, सिंपल दिमाग में रखना, कोई भी असेट यूज किया तो उससे कितना पैसा निकाल सकते हो। पैसा निकालने के दो तरीके, पहला बेच दो, दूसरा उसको यूज कर करके वसूल, उसको पूरा यूज कर लो, उसको पूरा धो दो सब कर लो और उससे पैसा निकालो। वसूल करके पैसा निकालो, यूज करके पैसा निकालो, बेच के पैसा निकालो, दोनों में से जो भी हायर वो रिकवरेबल अमाउंट। अगर सर मेरा कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से भी हायर है तो उस असेट पे मेरे को इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करने की मेरी एंट्री क्या होती है, सर लॉस है तो लॉस को हम क्या करते, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, कितना 40,000। और सर क्या करेंगे, मेरे असेट की वैल्यू को गिराएंगे, असेट की वैल्यू को गिराएंगे। 1 लाख से अब ये असेट को कितने पे लाएंगे, 1 लाख से इसको 60,000 पे लाना है, 40,000 से वैल्यू गिरानी है, तो यहां पे करूंगा 2 PPE, कितना 40,000 रुपए, 2 PPE कितना 40,000 रुपए। ये मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी। पीएनएल में डेबिट करूंगा जो लॉस है, लॉस इज डेबिटेड टू पीएनएल, और किसको क्रेडिट करूंगा, सर असेट की वैल्यू को गिराऊंगा, कितना कि अब सर वो अपने रिकवरेबल अमाउंट पे दिखना चाहिए, जितना उससे वसूल कर सकूं उतनी वैल्यू पे आ जाना चाहिए। तो 1 लाख से इसको क्या करेंगे, 60,000 पे लेके आएंगे, 1 लाख से इसको 60,000 पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 PPE कितना 40,000। और सर यहां पे क्या होगा, ये जो लॉस होगा पीएनएल में डेबिट होगा। ये सभी के दिमाग में बात गई, एवरीबडी क्लियर विद दिस, यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर, ठीक है, यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर, 100% क्लियर विद ऑल ऑफ यू, यस यस यस, एवरीबडी क्लियर, ठीक है, सभी के दिमाग में बात गई। गाया 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 दिमाग में, ठीक है। चलो अब सर यहां पे देखो, आपने हमको क्या बोला, आपने हमको बोला कि ये वैल्यू इन यूज मतलब क्या, यूज कर करके कितना पैसा जनरेट कर सकते हो, तो उसको एक बार डिटेल में थोड़ा जाते हैं।
मैं कोई भी असेट, जैसे मैंने बोला आईपैड, आईपैड को यूज कर करके उसको चूज के उसका पूरा रस निकाल के उसमें से कितना कैश फ्लो जनरेट कर सकता हूं। तो अब कैश फ्लो भी जनरेट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आईपैड को सर 5 साल यूज कर लो, क्लासेस ले लो, उससे बच्चों को पढ़ा दो, आईपैड में लिख लो लिख लो लिख लो सब लिख लो। तो आप क्या करोगे, 5 साल यूज कर करके 5 साल तक उसमें से पैसा निकालोगे। और सर 5 साल बाद आप उसको बेच भी तो सकते हो। 5 साल बाद उसकी कुछ तो वैल्यू बचेगी ना आईपैड की, वो जो है उसको रेसिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू बोलेंगे। वो उसकी सैल्वेज वैल्यू भी तो आप रिकवर कर सकते हो। तो यहां पे अब मुद्दा आता है कि वैल्यू इन यूज कैसे निकालते, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज। तो मैंने बोला 5 इयर्स तक क्या करना, 5 इयर्स तक हमने कितना कैश फ्लो इसमें से जनरेट किया। पहले साल 50,000, दूसरे साल 50,000, तीसरे साल 50,000, चौथे साल 50,000, पांचवें साल 50,000, कितना हो गया सर 2,50,000। ठीक है, आईपैड से 2,50,000 5 साल का मैंने जनरेट किया। और 5 साल बाद ये ऐसा थोड़ी है कि बिकेगा नहीं, भले कम से कम अमाउंट में बिकेगा बट बिकेगा जरूर। तो 5 साल बाद इसकी रेसिडुअल वैल्यू लो। रेसिडुअल वैल्यू कितनी आ रही है सर 20,000। तो ये 20,000 को भी इसमें मैं ले लूंगा, तो 20,000 भी तो इससे रिकवर हो रहा है। हां, बट ये देखो क्या है, ये 2,50,000 इसकी फ्यूचर वैल्यू है, ये 20,000 भी क्या है फ्यूचर वैल्यू। इन वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊंगा तो मेरे पास आता है कि ये आईपैड को यूज करके आज की तारीख में कितना कैश में इसमें से निकाल सकता हूं। क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जांपल देखो। यहां पे बिट्टू लिमिटेड हैड पीपी विथ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एज फॉलोज। इसमें से एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है, ईयर 1 में 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 4 लाख, ये 5 साल का यहां पे दिया, इतना कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है। फिर बोले पीपी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, इसको बेच सकते फॉर 2,50,000 एट द एंड ऑफ वाईफाई, वाईफाई के एंड में उसको 2.5 लाख में बेच सकते। कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज, इसको यूज करके कितनी वैल्यू निकाल सकते हो। तो सर अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात ना करूं, फ्यूचर वैल्यू के बेसिस पे बोलूं तो कितना हो जाएगा, 5 + 6 11 + 3 14, 14 + 5 19 और 4 23, 23 और 2.5 25.5 लाख सर आप इसमें से निकाल सकते हो। बट दिस इज एट द फ्यूचर वैल्यू। मेरे को वैल्यू इन यूज आज चाहिए कि आज की वैल्यू पे कितना निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये सर इस पे इंटरेस्ट रेट से इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालूंगा। यहां पे देखो इंटरेस्ट रेट बोला है 12%, इंटरेस्ट रेट बोला है 12%। हमने इंटरेस्ट रेट डिस्काउंटिंग फैक्टर्स की बात AS 19 में भी की थी। हां सर, अब भी AS 19 पढ़ के आए, उसमें भी हमने किया था। ठीक है, यस। तो यहां पे क्या है, अब ये जो कैश फ्लोज है उसको उनके डिस्काउंटिंग फैक्टर से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास आएगा उनका डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो की आज की वैल्यू। ये 1 साल बाद की वैल्यू है, ये ईयर 0 आज की वैल्यू, ये 2 साल बाद की वैल्यू है और ये क्या हो गया, ये आज की ईयर 0 की वैल्यू, ये 3 साल बाद की वैल्यू, ये ईयर 0 की वैल्यू, ये 4 साल बाद की वैल्यू, ये ईयर 0 की वैल्यू। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे देखा कि डिस्काउंट रेट 12% है, 12% से मेरे डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या आएंगे, सिंपल 1 / 1.12 इक्वल टू, तो ईयर 1 का आ जाएगा, राइट। वापस इक्वल टू करोगे तो ईयर 2 का डिस्काउंटिंग फैक्टर, वापस इक्वल टू करोगे ईयर 3 का, वापस इक्वल टू करोगे ईयर 4 का और वापस इक्वल टू करोगे तो ये ईयर 5 का आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दो उसके कैश फ्लोज के साथ, तो आपके पास आ जाएंगे सर ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का टोटल लो तो आज की तारीख में कितना आता है, ये आता है 18,24,820। ये जो मेरा असेट है, ये जो पीपी है, इसको यूज करके आज की तारीख में मैं 18,24,820 रुपए इसमें से निकाल सकता हूं। दिस इज द वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू इन यूज मैं यूज कर करके कितनी वैल्यू निकाल सकता हूं, पहला सर यूज कर करके जो हर साल का कैश फ्लो है वो, और सर ये यूज करने के बाद इसको जो भी वैल्यू पे बेचूंगा 5 साल बाद, 7 साल बाद, 9 साल बाद, जो भी वैल्यू पे बेचूंगा वो रेसिडुअल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो जो कैश फ्लोज है उसका प्रेजेंट वैल्यू और जो रेसिडुअल वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू, ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू इन यूज आएगा। ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू इन यूज। ये चीज सभी को क्लियर, ठीक है। तो ये सभी के दिमाग में बात गई,
ये सभी के दिमाग में बात गई? यस सर, ये हमारे दिमाग में बात गई। तो सर देखो, मेरे को क्या चीज करना था सर, हमको यहां पे देखना था क्या कि सर मेरे असेट पे इंपेयरमेंट लॉस कितना। इंपेयरमेंट लॉस के लिए दो चीज कंपेयर करनी थी। पहला कैरिंग अमाउंट, मेरे बुक में वो असेट कितना दिख रहा है, और सर मेरे बुक में जो दिख रहा है उसके साथ साथ क्या कंपेयर करूंगा, ये असेट में से कितना पैसा आ सकता है, रिकवरेबल अमाउंट। सर कितना पैसा आ सकता है, तो वो दो तरीके से निकाल सकता हूं। आज के आज बेचा तो कितना आएगा, नेट सेलिंग प्राइस, और सर इसको बेचा नहीं पर यूज करते गया तो यूज करके कितना आएगा, वैल्यू इन यूज। अब यूज करके कितना आएगा तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखूंगा सर यूज कर करके कितनी कैश फ्लो आ रही है, Y1 Y2 Y3 Y4 Y5, और Y5 में क्या है, Y5 में उसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है। तो ये जो Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 में इसकी वैल्यू थी, जो इससे कैश फ्लो आ रहा था, उसका प्रेजेंट वैल्यू लो, रेसिडुअल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू लो, तो आज आ जाता है कि आज की तारीख में यूज कर करके कितना कैश फ्लो आएगा। वो उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज। उसको कंपेयर करो कि आज अगर बेच दिया, आज के आज बेच दिया तो कितना पैसा हाथ में आएगा, सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस, दोनों में से जो भी हायर वो रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करो। इफ द कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर, तो मेरा क्या हो जाता है, मेरा इंपेयरमेंट लॉस यहां पे लगता है। मेरा क्या चीज होता है, इंपेयरमेंट लॉस यहां पे लगाना पड़ता है। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या, लॉस है तो उसको पीएनएल में डेबिट करेंगे, और सर मेरे पीपी की वैल्यू को गिरा देंगे, मेरे पीपी की वैल्यू को गिरा देंगे। ये चीज गई सभी के दिमाग में, ये जितना अभी मैंने आपको पढ़ाया सभी के दिमाग में गया। यस, एवरीबडी क्लियर विद दिस, एवरीबडी क्लियर विद दिस। एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, पहले मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, उसके बाद आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। फर्स्ट आई वांट टू मेक श्योर कि आपका कंसेप्चुअल बेस पूरा बन जाए, ठीक है। सर हाउ डू वी डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट इन द रियल लाइफ। रियल लाइफ में आपको बैंक का बोरोइंग रेट पता होता है, यस। आपको आपका इंडस्ट्री का रिस्क पता होता है कि हमारे इंडस्ट्री का रिस्क फैक्टर कितना है। हमको नॉर्मल बैंक का बोरोइंग रेट पता होता है, अगर हमारे इंडस्ट्री का रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो हमारे लिए बोरोइंग रेट थोड़ा ज्यादा है, अगर हमारे इंडस्ट्री का रिस्क फैक्टर लो है तो हमारे लिए बोरोइंग रेट थोड़ा लो है, ठीक है। अब सिंपल, आज अगर आप किसी से पैसा बोरो करने जाते हो, आप बैंक से ही पैसा बोरो करने जाते हो, आपका 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा है, आपने डिपॉजिट करके रखा है, एफडी, आपने बैंक में 1 करोड़ की एफडी करके रखी, और आप बैंक से 20 लाख रुपए का लोन लेने जा रहे हो। बैंक को भी पता है भाई इसके पास पैसों की कमी नहीं है, इसके पास पैसों की कमी नहीं है, पैसे तो लौटा देगा, नहीं भी लौटा है तो इसकी एफडी हमारे ही पास है, तो बैंक को क्या इस पे रिस्क है क्या, नहीं। तो आपको जो बोरोइंग रेट लगेगा उस पे बैंक को रिस्क नहीं है, तो वो आपको एक कम रेट चार्ज करेंगे। अगर बैंक को आपने जो बोरोइंग की उस पर रिस्क ज्यादा है, तो जो नॉर्मल रेट था उस पर रिस्क फैक्टर जोड़ के एक इंक्रीज्ड रेट निकालेंगे। ये चीज क्लियर। तो आप बैंक के बोरोइंग रेट के थ्रू मार्केट में, रियल मार्केट में आपको वो चीज पता चल जाती है। दैट इज नॉट अ वेरी टफ टास्क। ओके, यस। तो यहां पे क्या चीज है, मार्केट रेट भी, बेटा मार्केट रेट ही वही हो गया, बैंक का बोरोइंग रेट इज ओनली द मार्केट रेट, प्रैक्टिकली दैट इज द मार्केट रेट। ओके, देखो सपोज इन द अबाव एग्जाम्पल, अबाव एग्जाम्पल मतलब मेरा क्या था, ये जो अभी मैंने आपको यहां पे कराया ना वैल्यू इन यूज निकालने का, यस, जिसमें हमने वैल्यू इन यूज निकाले, उसी एग्जाम्पल का एक्सटेंशन। द सेलिंग प्राइस, प्राइस लिखना रह गया, द सेलिंग प्राइस ऑफ द असेट इज 20 लाख। हमारे असेट का सेलिंग प्राइस देखो, आज के आज अगर बेचा तो 20 लाख में बिकेगा, एंड द डिस्पोजल कॉस्ट इज 50,000। बेचने का खर्चा भी आएगा, बीच में एक दलाल रहेगा, वो दलाल के थ्रू, वो ब्रोकर के थ्रू हमको बेचना है, तो ब्रोकर को 50,000 देना पड़ेगा, दैट इज द डिस्पोजल कॉस्ट, दैट इज 50,000। कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है सर, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और द वैल्यू इन यूज, ठीक है। वैल्यू इन यूज अभी हमने देखा, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज होता है, ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जो अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में देखा 18 लाख वगैरह समथिंग 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 था, अप्रोक्सीमेट 18 लाख। मेरा यहां पे नेट सेलिंग प्राइस कितना है, 20 लाख माइनस 50,000 माइनस 0.50, तो 20 माइनस 0.50 कितना हो जाएगा, 19.50 लाख। तो ये असेट का देखो, असेट को यूज करता हूं तो आज की तारीख में 18 लाख वगैरह का कुछ कैश उसमें से जनरेट करता हूं, और आज के आज अगर बेच देता हूं तो 19.5 लाख उसमें से आते। दोनों में से जो भी हायर वो मेरा रिकवरेबल अमाउंट है, तो यहां पे रिकवरेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज अभी हमने ऊपर निकाले 18, 24, 820,
मेरा यहां पे नेट सेलिंग प्राइस 19,50,000 आया, दोनों में से जो भी हायर दैट इज द रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, यस। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, कैरिंग अमाउंट ऑफ अ मशीन इज 5 लाख। मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, मशीन मेरा आईपैड हो गया, 5 लाख उसका कैरिंग अमाउंट। मशीन विल जनरेट अ कैश फ्लो फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड यूज एज फॉलोज। अब इसको यूज कर करके ये मशीन को यूज करके कितना कैश फ्लो आएगा, तो 3 साल में दिया है 50,000, 1 लाख और 1 लाख। इसका रेसिडुअल वैल्यू कितना है, 20,000, और इंटरेस्ट रेट बोलते 8%। इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%। फिर बोलते इफ द मशीन इज डिस्पोज्ड ऑफ टुडे, आज के आज अगर ये मशीन को बेचा, देन इट कैन बी सोल्ड फॉर 5,30,000। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल विल बी 40,000। बेचूंगा तो 5,30,000 में बिकेगा, बट बेचने का खर्चा भी आएगा 40,000। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस। सर इंपेयरमेंट लॉस का आपने अभी पूरा चार्ट पढ़ा है, दो चीज को कंपेयर करना है, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, पहले तो सर रिकवरेबल अमाउंट पे फोकस करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, इट इज द हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज के लिए इन्होंने सर देखो कैश फ्लो दिया हमको, 3 साल के कैश फ्लो 50,000, 1 लाख और 1 लाख। यस सर, और सर उसका रेसिडुअल वैल्यू भी दिया है 20,000, Y1, Y2, Y3 का। यस सर, ये 3 साल के कैश फ्लो दिए एट द फ्यूचर वैल्यू, बट इसका मेरे को क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू पे लूंगा तो वैल्यू इन यूज आएगा। फिर सर नेट सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये दिया है 50,000 का सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 40,000, तो 5,30,000 माइनस द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 40,000, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 4,90,000। यस, अब इसमें से मैं देखूंगा हायर क्या है, ऑब्वियसली नेट सेलिंग प्राइस ही हायर रहेगा, क्योंकि इसका एक्चुअल कैश फ्लो भी देखो ना तो 4,90,000 नहीं जा रहा, वैल्यू इन यूज कम ही रहेगा उसका। तो 4,90,000 इज हायर, तो दैट विल बी माई रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कितना रहेगा, 490। रिकवरेबल अमाउंट को फिर मैं कंपेयर करूंगा मेरे कैरिंग अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन में दिया था 5 लाख रुपए का, कैरिंग अमाउंट कितना दिया था, 5 लाख। रिकवरेबल अमाउंट 4,90,000, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर। सर मैं इस असेट से जितना रिकवर कर सकता हूं उससे ज्यादा की अमाउंट पे मैं अपने बुक्स में लिख रहा हूं, गलत है सर, ये गलत है, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत। तो देखो कैरिंग अमाउंट कितना है, 5 लाख, हमारा नेट सेलिंग प्राइस इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 4,90,000। ठीक है, यस, तो सर जितना मैं रिकवर कर सकता हूं उससे ज्यादा वैल्यू पे लिखा हूं, गलत बात। मैं क्या करूंगा, इस पे इंपेयरमेंट लॉस 10,000 रुपए का चार्ज करूंगा, जिसकी एंट्री क्या आती है, पीएनएल में, इसको हम डेबिट करते, और सर मेरे पीपी को मैं क्रेडिट करूंगा कितने से, 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए से। सर एक बार आपने जो चार्ट बनाया वो आपने उड़ा दिए, सर वैसा मत करो ना, हमको दो ना चार्ट दो। चलो यहां पे चार्ट लिख रहा हूं, सभी लोग मेरे साथ लिखना, ठीक है। सर यहां पे क्या चीज थी, सबसे पहले मैंने बोला मेरे को इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है, तो इंपेयरमेंट लॉस क्या है, चार्ट के तौर पे ध्यान रखोगे तो सभी के दिमाग में जाएगा, कैरिंग अमाउंट या फिर सर रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन। रिकवरेबल अमाउंट की पहले सर इसमें बात करो, ये सर आता है हायर ऑफ, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और द वैल्यू इन यूज, नेट सेलिंग प्राइस और द वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज इन्होंने दिया है ईयर 1 में 50,000, ईयर 2 में कितना, 1 लाख, ईयर 3 में कितना, ईयर 3 में भी 1 लाख, और सर फिर ईयर 3 में ये बिकेगा, ईयर 3 में बिकेगा तो 20,000 रुपए मेरे पास आएगा। सर ये वैल्यू इन यूज फ्यूचर वैल्यू पे, बट मेरे को क्या करना है, इसका ना सर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मेरे को इसका निकालने का प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू पे लेके नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू पे, आज की तारीख में इसको यूज करके कितना पैसा आएगा, ये सब फ्यूचर वैल्यू है, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पे चाहिए। तो सर ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2 लाख, 2.5 लाख और 2,70,000 फ्यूचर वैल्यू पे। ठीक है, उसका प्रेजेंट वैल्यू बाद में देखते हैं। नेट सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस कितना है सर, बेचूंगा 5,30,000 में, बेचूंगा कितने में, 5,30,000, और बेचने का खर्चा कितना है सर, बेचने का खर्चा इन्होंने क्वेश्चन में बोला है 40,000 रुपए, बेचने का खर्चा कितना आ रहा है, 40,000, तो नेट सेलिंग प्राइस कितना है, 4,90,000। अब देखो मैं यहां पे प्रेजेंट वैल्यू निकालने पे फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, फ्यूचर वैल्यू ही इसकी 2,70,000 है, तो प्रेजेंट वैल्यू तो और कम हो जाएगी ना, प्रेजेंट वैल्यू विल बी इवन लोअर, प्रेजेंट वैल्यू विल बी इवन लोअर देन 2,70,000, प्रेजेंट वैल्यू इज लोअर देन 270, नेट सेलिंग प्राइस इज 4,90,000, तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, इट विल बी 4,90,000।
रिकवरेबल अमाउंट को अब कैसे कंपेयर करना है? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मेरा कितना है? 5 लाख रुपए। इज द कैरिंग अमाउंट ग्रेटर? यस। गलत बात? हां। तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस क्या होगा? सर योर कैरिंग अमाउंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल पे लाना पड़ेगा, तो इंपेयरमेंट लॉस 10,000 का चार्ज करूंगा, जिसकी एंट्री क्या होगी? जिसकी एंट्री होगी पीएनएल में डेबिट करेंगे, और किसको क्रेडिट करेंगे? टू पप्पे। कितने से? 10,000 से। अमाउंट ऊपर लिख दिया तो वापस नीचे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है सर। कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, कभी दिया हुआ आएगा, कभी डिटेल्स दी रहेगी जिससे कैरिंग अमाउंट भी निकालने का रहेगा। आगे करेंगे वैसे क्वेश्चंस, कैरिंग अमाउंट का भी पूरा कैलकुलेशन वगैरह क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा, उसको करेंगे, ठीक है। यस। तो देखो यहां पे जो मैं आपको बोल रहा हूं, हमारा इंपेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है? अबे कहां लिखा है? ये रहा। इंपेयरमेंट लॉस मेरा आ रहा है 10,000, जिसकी एंट्री क्या होगी? पीएनएल में डेबिट करूंगा। पीएनएल में डेबिट किस नाम से करेंगे? इंपेयरमेंट लॉस के नाम से, टू पीपीई, ठीक है। यहां पे सर आपने एक चीज लिखी है, अज्यूमिंग देयर इज नो प्रायर रिवैल्यूएशन, ये बाद में पढ़ाऊंगा, रिवैल्यूएशन की बात बाद में। यहां तक सभी को समझा? मजा आया? और सर ये देखो, ये मैंने बोला था ना, वैल्यू इन यूज को उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, ये प्रेजेंट वैल्यू का भी वर्किंग किया है। सर ये वाले नोट्स आपने हमको दिया क्या? हाँ बेटा, वो टेलीग्राम की जो लिंक मैंने यहां पे पिन किए, उसमें ये वाले नोट्स भी मैंने डाला हूं, डिटेल्ड वाले भी नोट्स डाला हूं इस चैप्टर के। तो ये सब आपको ऑलरेडी दिया हूं, और ये दिया इसलिए हूं क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स अगर मैं पूरा लिख के क्लास में सॉल्व करते रहूंगा तो हो गया हमारा 7 लेक्चर का केवल ये चले जाएगा, बट वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। जब इसको 2-3 लेक्चर में निपटा सकते तो निपटा देंगे। तो ईयर 1 में देखो 50,000 का है, ईयर 2 में 1 लाख, फिर 1 लाख, और ईयर 3 में इसको जब बेचेंगे तो 20,000 में बिकेगा। हमको 8% यहां पे इंटरेस्ट रेट बोला है, उससे मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लिए। इन सबको कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या चीज आ गई सर? मेरे पास आ गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसका टोटल 2,27,000 है, ठीक है। यहां पे लिख दो। इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आया? प्रेजेंट वैल्यू इसका था सर 2,27,000। और आई होप अब किसी को डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने में दिक्कत ना हो, क्योंकि AS19 में भी वो सेम तरीके से हमने किए थे, ठीक है। हमने AS19 में भी सेम तरीके से ये चीज किए थे, AS19 में सेम एब्सोल्युटली सेम चीज किए थे, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 2,27,000 का मेरा ये क्या है? वैल्यू इन यूज आया। 4,90,000 का नेट सेलिंग प्राइस, दोनों में से हायर क्या है? 4,90,000, वो हो जाएगा रिकवरेबल अमाउंट। इसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करो। इफ द कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर, तो जितने से भी ग्रेटर है वो आपका इंपेयरमेंट लॉस यहां पे हो जाएगा। इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा 10,000। ओके, यस सर, ये गया दिमाग में। आगे बढ़ेंगे यहां से। अब देखो यहां पे एक और एग्जाम्पल करेंगे, बढ़िया वाला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल पे सभी लोग ध्यान देना। क्या बोलते हैं इस एग्जाम्पल में? केसरिया तेरा इश्क है पिया, ना 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 ना, केसरिया लिमिटेड। सर क्या गाना गाया, मजा आ गया। एफएम में तो ज्यादातर डिस्काउंटिंग ही की है। हाँ, ग्रुप 2 तो जिन्होंने किया है उनको दिक्कत ही नहीं है। जिन्होंने ग्रुप 2 नहीं पढ़े वो लोग के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर तो भी ऐसा होता है, एक नई चीज होती है, ठीक है। तो वो हमने AS19 में भी अब यहां पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। देखो, केसरिया लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1/4/2017 फॉर 10 लाख। कब परचेज किए? 1/4/2017 को 10 लाख में मशीन परचेज किए, एंड चार्ज्ड डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस अज्यूमिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। तो ये 10 लाख के मशीन पे 10 ईयर्स में डेप्रिसिएशन लगाते SLM मेथड से। हर साल का कितना हो जाएगा? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। यस। उसके बाद क्या है? अरे तानसेन जी, अरे बेटा तानसेन भी मेरे को बोलता है, वाह क्या गाते हो तेजस जी। बोले तानसेन भी बोलता है, काश मेरा नाम तेजस होता। ओके, ऑन 31/3/2020। अब देखो मैंने खरीदा कब? 1/4/17। वहां से कहानी कहां पे आ गई? 31/3/20, 17/18, 18/19, 19/20, 3 साल बाद। The selling price of the machine was 7,20,000 with an expected cost of disposal 80,000। मशीन का सेलिंग प्राइस कितना? 7,20,000। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दिया है 80,000। फिर बोलते ऑल्सो द कैश फ्लोज दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम यूजिंग दिस मशीन वुड बी एज फॉलोज। इसको यूज करता हूं मशीन को, तो कैश फ्लो कितना होगा? ये यहां पे 4 साल का कैश फ्लो दिया है। इंटरेस्ट रेट दिया है 11%। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी and depreciation for the year ended 31/3/21 assuming revised balance useful life is only 4 years। सर ये क्या कर दिए इन्होंने? ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा सर।
सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? 100% ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, 100% ये आ सकता है। देखो सबसे पहले क्या है, इन्होंने बोले कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस कब? हमको इन्होंने पहले 1417 में बोला कितने में खरीदे, और फिर कहां पे ला दी कहानी, 31/3/2020। बोले 31/3 को बेचोगे तो इतना मिलेगा। 31/3 को आपके फ्यूचर कैश फ्लोज इतने आ सकते। 31/3/2020 को क्या चीज है मित्रों, 31/3/2020 को हम यहां पे इस असेट पे इंपेयरमेंट लॉस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इस पे इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकालने का। इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है, लिख लेना सभी लोग, मेरे पास वो आंसर लिखा हुआ है, फिर भी आप लोग के लिए वापस लिख रहा हूं, आप लोग लिखना। इंपेयरमेंट लॉस के लिए सर हम क्या करेंगे, दो चीजों को कंपेयर। कौन सी दो चीजों को कंपेयर करेंगे इंपेयरमेंट लॉस के लिए? कौन सी दो चीजों को इंपेयरमेंट लॉस के लिए? पहली चीज मेरी क्या आएगी सर, पहली चीज मेरी कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट सर एग्जाम में भी ऐसा चार्ट बना के प्रेजेंटेशन कर सकते क्या? नहीं, यहां पे आपको समझने के लिए इजी होगा, इसलिए एग्जाम में कैसा करेंगे, ये जितनी चीज मैं चार्ट में लिख रहा हूं ना उसको आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है कि पहले हमने कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट किया, फिर नीचे रिकवरेबल अमाउंट वगैरह, वैसा यहां पे अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो इसलिए मैं ऐसा चार्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। फिर आएगा मेरा रिकवरेबल अमाउंट, फिर आएगा मेरा रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है सर, कैरिंग अमाउंट आया, रिकवरेबल अमाउंट आया। कैरिंग अमाउंट के लिए देखो इन्होंने आपको परचेज प्राइस दी थी कब की, 1417 की, कितनी, 10 लाख। ठीक है, आज क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑन 31/3/20, 3 साल हो गए। कैसे निकालूंगा सर, ये होगा 10 लाख में से 3 साल का डेप्रीसिएशन माइनस 10 लाख माइनस डेप्रीसिएशन 3 साल का कितना होगा सर, देखो इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल दिया है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10 लाख को 10 साल में डेप्रीसिएट करना है, जिसमें से 3 साल हो गए, 3 लाख माइनस कर दो, तो अब इसकी वैल्यू कितनी बची, आज की तारीख में इसकी कैरिंग अमाउंट बचती है सर 7 लाख रुपए। ये गया दिमाग में, कैरिंग अमाउंट कितना बचा, 7 लाख रुपए। परफेक्ट सर, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब भी किसी ने पूछा था कैरिंग अमाउंट क्या हमेशा दिया रहेगा, तो मैंने आपको बोला कभी दिया रहेगा, कभी उसकी डिटेल्स दी रहेगी कैलकुलेशन की। आगे अब रिकवरेबल अमाउंट पे आते हैं। रिकवरेबल अमाउंट में वापस दो चीज, पहली चीज क्या आती है रिकवरेबल अमाउंट में, नेट सेलिंग प्राइस, और अगली चीज क्या आती है सर इसमें, वैल्यू इन यूज। नेट सेलिंग प्राइस की डिटेल्स इन्होंने कब की दी है सर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, अब इन्होंने यहां पे बोला है कि 31/3/2020 को ये बिकेगा 7,20,000 में, और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आएगा 80, तो यहां पे सेलिंग प्राइस 7,20,000 हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल सीओडी कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 80,000, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6,40,000, ये हो जाएगा 6,40,000 इसका नेट सेलिंग प्राइस। वैल्यू इन यूज कैसे निकालेंगे, वहां पे उतनी छोटी सी जगह में नहीं आएगा, तो इसको मैं स्टार मार्क करके यहां पे लाता हूं। वैल्यू इन यूज का कैलकुलेशन कितने साल का दिया है, 4 साल का कैश फ्लो दिया है, Y1 Y2 Y3 Y4। ठीक है, Y1 Y2 Y3 Y4। ओके, हाँ अब देखो इसमें क्या है, अब मैं यहां पे आता हूं 1,75 1,85, ये आ गया 1,75,000, ये आ गया 1,85,000, फिर आ गया मेरा क्या चीज, फिर आ गया मेरा 1,65,000, 1,65,000, और फिर क्या चीज हो गया 2,05,000। ये मेरी कैश फ्लोज है। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 11%, 11% के अनुसार, 11% ही दिया है ना, हाँ 11% के अनुसार क्या आता है यार, मेरे उसमें कैलकुलेट कैसे करते यार, ये मेरा अरे यार, डिवाइड डिवाइड इक्वल टू, हाँ 0.9009, मेरा ये भटिंडे का कैलकुलेटर है ना, इसमें अलग है, 0.8116, फिर आता है 0.7312, और फिर आता है पॉइंट कितना, ईयर 4 में 6587। डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लो। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आएगा, 1,75,000 इंटू 0.9009, 157,658। फिर आ जाएगा सर 1,85,000 इंटू 0.8116, 150,146, 1,65,000 इंटू
7312, ये कितना हो जाएगा 12648, और फिर क्या हो जाएगा 2,05,000 इंटू 0.6587, 135,034। इसको जीटी करता हूं, 5,63,485, 563,485, ये आ गया इसका वैल्यू इन यूज। ठीक है, 563,485, ये वैल्यू इन यूज आ गया 563,485। इन दोनों में से हायर क्या है? हायर इज 6,40,000। ठीक है, वो मेरा हो जाएगा रिकवरेबल अमाउंट। तो ये आ गया 6,40,000 इज द रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, बिल्कुल सर। मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितना था? कैरिंग अमाउंट सर था मेरा 7,00,000 रुपए। कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट। नहीं हो सकता सर। आप अगर असेट को यूज करके ही टोटल 640 निकाल सकते हो, मैक्सिमम 640, तो बुक में 7,00,000 पे क्या कर रहे हैं? इंपेयरमेंट लॉस आएगा। इंपेयरमेंट लॉस इक्वल्स टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, जो हो जाएगा 7,00,000 माइनस 6.4 लाख, जो आ जाएगा मेरा 60,000। एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट में मत लिखना, यहां पे मेरे को फास्ट फास्ट करना है इसलिए मैं लिख रहा हूं। जिससे अब ये इंपेयरमेंट लॉस की मेरी जर्नल एंट्री क्या आएगी? जर्नल एंट्री आएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीपीई, टू पीपी। कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है सर, डन। अब इससे सर क्या चीज होगा? मैं रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालूंगा। अब मैंने क्या किया? इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर दिया। यस, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। हाँ सर, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट मेरा कितना आएगा? 7,00,000 माइनस 60,000, 6,40,000 का मेरा आ जाएगा। 6,40,000 का आएगा। अब इन्होंने क्या बोला? ये कब की वैल्यू है सर? ये आया आपका 31/3/2020 का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। ठीक है, 31/3/2020 पूरा कैलकुलेशन मैं कब कर रहा था? 31/3/2020 को कर रहा था, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन। अब इन्होंने बोला है कि आप क्या कीजिए? आप कैलकुलेट कीजिए डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31/3/21। आपके पास 31/3/2020 का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आया। अब 31/3/21 का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कीजिए, अज्यूमिंग बैलेंस यूजफुल लाइफ इज ओनली 4 इयर्स। अभी देखो, मैंने 3 साल इसको यूज किया है, केवल 3 साल। पहले मैंने यूजफुल लाइफ 10 साल की अज्यूम की थी, तो अभी 3 साल के बाद और 7 साल चलना चाहिए था ओरिजिनल एस्टिमेट के अनुसार, बट अब एस्टिमेट चेंज हो गया। अब सर मेरी इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? बस 4 साल की बची, मतलब टोटल यूजफुल लाइफ अब मैं बोल रहा हूं 7 इयर्स की रहेगी। तो सर डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31/3/21, ये 6,40,000 का अब जो ये असेट का वैल्यू बचा, इसको कितने साल में राइट ऑफ करेंगे? बैलेंस लाइफ 4 इयर्स, तो डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,60,000। ये हो जाएगा 1,60,000। गया दिमाग में ये चीज? एवरीबडी क्लियर विद दिस? ये पूरा सॉल्यूशन सभी को क्लियर हुआ? सर इसमें देखो, एग्जाम में कैरिंग अमाउंट का प्रेजेंटेशन अलग से करना, रिकवरेबल अमाउंट लिखना, उसमें एनएसपी का प्रेजेंटेशन अलग से नीचे, उसके नीचे वैल्यू इन यूज का पूरा प्रेजेंटेशन करना, उसके नीचे फिर इंपेयरमेंट लॉस निकला ऐसा, उसकी जर्नल एंट्री नीचे अलग से लिखना, और फिर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट उसके नीचे, और उसके नीचे फिर डेप्रीसिएशन। एक एक पॉइंट पूरा नीचे 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 आएगा। ऐसा चार्ट बना के सॉल्व मत करना, चार्ट बना के सॉल्व मत करना। ठीक है, ओके। डब्ल्यूडीवी अगर आपको निकालनी है, वेरी गुड, ठीक है, निकाल लो। कैरिंग अमाउंट एज ऑन, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31/3/21, तो कितना हो जाएगा? 6,40,000 का एक साल पहले था, जिसमें से हमने 1,60,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज किए, तो ये हो गया 4,80,000। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत एक्सपर्ट बन गए सब बच्चे। ठीक है, बहुत एक्सपर्ट बन गए। यहां तक की चीजें सिंपल लग रही है, यहां तक की चीजें सिंपल लग रही है? किसी को इसमें ऐसा लग रहा है भाई बहुत न्यूक्लियर साइंस? नहीं, एकदम सिंपल सी चीज है, कुछ है ही नहीं रही इसमें, कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल सी चीज। ठीक है सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता, संभावना पूरी है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, इससे और टफ भी पूछ सकते हैं, बट दिस इज एन एग्जाम लेवल क्वेश्चन, दिस इज एन एग्जाम लेवल क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ जाए। सिंपल सैंपल डिंपल डांपल, यस सर, एकदम सिंपल सैंपल डिंपल डांपल। नेक्स्ट उस पे आइए, नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब सर देखो, नेक्स्ट अब आते हैं सर यहां पे हमारे समरी चार्ट पे कि सर
आपने हमको बताया कि हमने क्या करना है, ईयर एंड जब आएगा, ईयर एंड पे हमने हमारा जो असेट है, ये असेट पे चेक करना है इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, असेट पे चेक करेंगे इंपेयरमेंट लॉस की, क्या मेरे असेट की कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट। उसके लिए रिकवरेबल अमाउंट दो चीज का हायर निकालेंगे, तो पहले रिकवरेबल अमाउंट निकालो, उसको फिर इससे कंपेयर करो, फिर देखो इंपेयरमेंट लॉस है कि नहीं। सर एक असेट अगर मेरे बिजनेस में हो तो ठीक है, अच्छा लगता है ये ऐसी बात करना। 10 असेट भी मेरे बिजनेस में हो तो अच्छा लगता है ऐसी बात करना। मेरे पास 10 असेट है, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर हो गए, एक कैमरा हो गया, एक माइक्रोफोन, एक फोन हो गया, एसी एक आध दो हो गए। ठीक है, तो मेरे जैसे छोटे धंधे को अच्छा लगता है ये सब बातें करना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करेंगे, वो क्या बोलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 तेरा मान सम्मान समारोह रखूंगा, तूने बोला इसलिए मैं हर एक असेट पे इंपेयरमेंट लॉस का पूरा टेस्टिंग करूंगा, मैं हर एक पे देखूंगा, क्या हर और एवरी ईयर एंडिंग पे देखूंगा बोले। और ईयर एंडिंग नहीं, मैं तो क्वार्टर एंडिंग देखूंगा, क्योंकि मैं तो लिस्टेड कंपनी हूं, मेरे को हर क्वार्टर के एंड में क्या करना है, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखाना है। हर क्वार्टर का मेरे को रिजल्ट्स अनाउंस करना पड़ता है, हर क्वार्टर के फाइनेंशियल। मैं हर क्वार्टर एंडिंग में बोले मेरे जितने हजारों लाखों असेट्स, मैं रुपए की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ असेट्स की बात कर रहा, जितने मेरे हजारों लाखों असेट्स है ना, हर एक का देखूंगा कैरिंग अमाउंट कितना है, रिकवरेबल अमाउंट कितना है। रिकवरेबल अमाउंट के लिए दोनों चीज देखूंगा। अब पागल हो जाएंगे वो, पागल हो जाएंगे वो। धंधा कब करेंगे सर, वो उसके लिए धंधा वो लोग करेंगे, ये काम करने के लिए सीए को लगा देंगे। अबे तो सीए भी कितना काम करेगा, पागल हो जाएगा सीए भी। अरे पूरे भारत के सीए खाली रिलायंस इंडस्ट्री के लिए लगाना पड़ेगा, उतने ही सीए फिर टाटा ग्रुप के लिए लगाना पड़ेगा, टाटा सन्स के लिए। ये हर पीरियड के एंड में हर असेट पे ये चीज लगाने बैठे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सर किस पे लगाना है ये चीज, ये इंपेयरमेंट लॉस का टेस्ट हमने किस पे करना है, कौन से असेट पे करेंगे। बोले आप ये टेस्ट केवल तभी करोगे, ये सब जो अपन ने अभी पूरी झंझट की वो केवल तभी करोगे अगर कोई इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट एग्जिस्ट करता है। इफ देयर एग्जिस्ट एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट, तभी ये सब करने का। अगर आपके धंधे में कोई इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट नहीं है, मेरा लैपटॉप बढ़िया चल रहा, मेरा मोबाइल बढ़िया चल रहा, माइक्रोफोन बढ़िया चल रहा, आईपैड बढ़िया चल रहा, कैमरा एसी वेसी सब बढ़िया चल रहा, मैं हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्रिंटर पड़ा है बढ़िया चल रहा, वहां पीछे में स्पीकर पड़ा है सब बढ़िया चल रहा, सब पे डेप्रिसिएशन लगते जा रहा, सब एकदम छान आयला कितनी छान। मेरे पास कोई भी इंडिकेटर है क्या इंपेयरमेंट का, मेरे धंधे में नहीं है। देयर इज नो रीजन जिससे मैं ऐसा शक करूं कि नहीं यार इस पे इंपेयरमेंट होगा, कोई ऐसा कारण ही नहीं है शक करने का। अगर नहीं है तो AS28 लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कारण, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, AS28 मत लगाओ। इंडिकेटर है तो ही ये सब पूरा आपने करतूते करना है, ये सब कारनामे कब करना, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंडिकेटर, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंडिकेटर, इंडिकेटर है तभी ये सब हरकतें करने का, नहीं तो ये सब हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सर इंडिकेटर किस प्रकार के हो सकते, इंडिकेटर दो प्रकार के हो सकते, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब मेरे धंधे के बाहर की चीजें इंडिकेट कर रही है कि मेरे को इंपेयरमेंट लगेगा, मेरे असेट्स पे इंपेयरमेंट लगेगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने यहां पे क्या कर दिया, बैन कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कोई चीज पे। मेरे पास एक असेट है, वो असेट यूज करना बैन कर दिया। या फिर मेरे पास एक मशीन है, मशीन से मैं क्या बनाता, प्लास्टिक पन्नी, मशीन से मैं बनाता प्लास्टिक पन्नी, मशीन से मैं बनाता प्लास्टिक पन्नी, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पन्नी बैन कर दी। सर व्हाट इज पन्नी, अरे वो पॉलीथीन होती ना, मेरे को पन्नी बोलते ना, आप लोग के शहर में क्या बोलते पता नहीं, हमारे यहां पे बोलते पन्नी। तो प्लास्टिक पन्नी जो 50 माइक्रॉन्स के नीचे की रहती, जिससे एनवायरमेंट पोल्यूशन बहुत होता, जो गाय वाय खा जाती उसके पेट में चले जाता, वो पन्नी बनाना बैन कर दिया। तो मशीन भी कोई काम की नहीं रही, गवर्नमेंट ने वो पन्नी पे बैन लगा दिया, तो मशीन की भी वैल्यू खत्म हो गई ना। तो गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन के कारण मेरे पास एक इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट आया, इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट आया। फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई, मेरे पास जो मशीन थी पुरानी टेक्नोलॉजी की, एकदम नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेटेस्ट। अरे भाई साहब, ओ हो। तो अब मेरी मशीन एकदम पुरानी टेक्नोलॉजी की होगी, आउटडेट हो गई, आउटडेट हो गई। तो दिस इज अगेन एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट, दिस इज अगेन एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। ये देख के कि भाई अपन जो यूज कर रहे हैं और मार्केट में जो चल रहा है बहुत फर्क है। मार्केट में जो टेक्नोलॉजी एकदम आसमान की और अपन जो यहां पे यूज कर रहे हैं एकदम पुरानी बाबा आदम के जमाने की है। तो दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट।
मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। सर ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए जरूरी है। आपको बोलेंगे एमसीक्यू में मार्केट रेट इंटरेस्ट होना इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है, या मार्केट रेट डिक्रीज होना इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है, या दोनों इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है, या नन ऑफ दी अबव। तो मार्केट रेट इंक्रीज होना इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है। क्यों? अभी हमने इतने एग्जांपल्स किए। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो गया तो क्या चीज गिरेगा? सर आपका वैल्यू इन यूज कम हो जाएगा। कैसे? सिंपल सी बात, हमने यहां पे लिया था कितना इंटरेस्ट रेट लिया था? 12%। 12% की जगह अब सिंपल मैं बोलता हूं मार्केट इंटरेस्ट रेट मेरा कितना हो गया। ये मैंने किसी एक एग्जांपल में लिखा भी है, ये देखो, ये रहा। यहां पे भी इस एग्जांपल में वैल्यू इन यूज निकाल रहा था 8% के अनुसार। 8% से इंटरेस्ट रेट अगर 10% पे हो गया तो क्या हो जाएगा? मेरे फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.9251 की जगह 0.9091 हो जाएगा। 10% के हिसाब से 1 डिवाइडेड बाय 1.10 कितना हो जाएगा? 0.9091। 50,000 इंटू 0.9091। मेरा देखो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो की वैल्यू कम हो गई। 8% पे कैश फ्लो की वैल्यू थी 46,295 और ये 10% पे कैश फ्लो की वैल्यू हो गई 45,455। मेरा कैश फ्लो गिर गया, कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई, मेरा वैल्यू इन यूज गिर गया। वैल्यू इन यूज गिर गया तो रिकवरेबल अमाउंट गिर गया ना भैया। ओ हां, तो मार्केट रेट अगर मेरा इंक्रीज होता है तो मार्केट रेट इंक्रीज होने से क्या होता है मित्रों? मार्केट रेट इंक्रीज होने से सर मेरा वैल्यू इन यूज गिरता है, मतलब मेरा रिकवरेबल अमाउंट यहां पे गिर जाता है। हो आहा हा आला ला ला ला, रिकवरेबल अमाउंट मेरा गिर गया तो सर क्या हो जाएगा? दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। ठीक है, यस। फिर बोलते मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन द बुक वैल्यू। अब ये दोनों मिला के भी आपको एमसीक्यू दे सकते हैं कि आपका इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट क्या है? मार्केट रेट इंक्रीज होना, मार्केट रेट डिक्रीज होना। तीसरा दे देंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन द बुक वैल्यू, और चौथा दे देंगे बोथ ए एंड सी। तो यहां पे देखो क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन द बुक वैल्यू, मतलब सर मेरे बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, मतलब मेरे बुक्स में असेट्स की टोटल वैल्यू समझो 50,000 करोड़ रुपए, और मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी, मेरे कंपनी के कितने शेयर्स? समझो 1 करोड़ शेयर्स। 1 करोड़, यस सर, 1 करोड़ अमिताभ बच्चन की आवाज में 1 करोड़ शेयर्स। और सर ये 1 करोड़ शेयर्स की वैल्यू कितनी? 1 करोड़ इंटू हर एक शेयर की वैल्यू हो गई यहां पे से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ इंटू 40,000। तो सर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 40,000 करोड़। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इज द व्हाट? इट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। टोटल शेयर्स की वैल्यू मिला लो, दैट इज द मार्केट कैप। कोई भी कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस पर शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़, मतलब जो मार्केट है वो मेरे शेयर्स को वैल्यू करता है 40,000 करोड़ पे, और मैं अपने बुक्स में पूरी जो वैल्यू दिखा रहा हूं वो 50,000 करोड़। मतलब वापस देखो ना, मार्केट में मेरे कंपनी की जो वैल्यू है वो कम है, मैं बुक्स में अपने कंपनी की वैल्यू ज्यादा दिखा रहा है। छोले के भटूरे, तू कौन है बुक्स में ज्यादा दिखाने वाला, जब मार्केट तेरे को कम वैल्यू पे दिखा रहा है। मार्केट बेटा सही वैल्यू निकालता है, मार्केट में जो भी वैल्यू है सही है, तू अपनी बुक्स में ज्यादा दिखा रहा, तो दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। ये वाला पॉइंट सभी को समझा? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? तो ये एक्सटर्नल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। चारों में से अगर कोई भी इंडिकेटर है तो मेरे को ये इंपेयरमेंट लॉस का ये पूरा चार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। इस पे फिर पूरा मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। रिकवरेबल अमाउंट निकालो, नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज में से जो भी हायर है वो सब यहां पे करना पड़ेगा, वो सब यहां पे करना पड़ेगा। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? यस, ठीक है, यस यस यस। अब इसके बाद देखो, इंटरनल इंडिकेटर्स भी कुछ हो सकते, अगर एक्सटर्नल नहीं है तो इंटरनल भी हो सकते। मेरे बिजनेस के अंदर के इंडिकेटर्स, यहां पे इनएडिक्वेट यूजेज, मैं असेट को प्रॉपरली यूज ही नहीं कर रहा हूं, असेट को प्रॉपरली मेरे यहां पे यूज ही नहीं कर पा रहा हूं। सर ऐसा क्या को करूंगे, आप पागल हो गए क्या? अरे नहीं बेटा, मैंने ना एकदम मशीन ले ली एकदम हाईटेक, बट वो हाईटेक मशीन को यूज करने के लिए मेरे पास जो सराउंड सपोर्ट पूरा चाहिए था वो ही नहीं है।
मेरे पास 24 आवर्स, वो मशीन 24 घंटे चलने वाली है, बट मेरे पास 24 घंटे का लेबर ही नहीं है। मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 12 घंटे रहता, 12 घंटे नहीं रहता, तो इनएडिक्वेट यूजेज है। तो ये अब देखो क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट अगर मशीन का यूज है तो उसका जो मैं कैश फ्लो जनरेट कर पाऊंगा वो कम होगा। कैश फ्लो जनरेट कम किया तो वैल्यू इन यूज कम, वैल्यू इन यूज कम तो रिकवरेबल अमाउंट कम। ओ हो, तो ये एक इंटरनल इंडिकेटर। फिजिकल डैमेज, हमने 100 करोड़ का मशीन खरीदा, 100 करोड़ के मशीन पे खरीदा, उस पे खड़े हो गए और उस पे नाचा। मैं 100 करोड़ का मशीन खरीदा, उस पे खड़े खड़े नाच रहा था, उसका एक पार्ट टूट गया, तो इसका फिजिकल डैमेज हो गया, अगेन एन इंडिकेटर फॉर इंपेयरमेंट। फिर बोलते हैं करंट कैश फ्लो एस्टिमेट इज लेस देन द प्रीवियस कैश फ्लो एस्टिमेट। मैंने जब मशीन खरीदा था ना, मैंने बोला था इसको 5 साल यूज करूंगा, तो जो कैश फ्लो जनरेट होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू तब मैंने निकाला था कि बेटा 20 लाख होगी, 20 लाख। ठीक है, अब 1 साल बाद इसको यूज किया मशीन को, तो मेरे को समझा नहीं भाई, जो मैंने पहले कैश फ्लो का एस्टिमेट किया था थोड़ा ज्यादा कर लिया था रे, अब वो कम है। अब मेरे को एक्चुअल मशीन यूज करके समझा कि मैं जितना सोच रहा था इसमें से कैश आएगा उतना आ नहीं रहा। तो करंट जो कैश फ्लो का एस्टिमेट है, इट इज लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट। अगेन दिस इज एन इंडिकेटर फॉर इंपेयरमेंट। तो ये क्या है, इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं कुछ इंपेयरमेंट के, और ये होते हैं कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। इसमें से कोई भी एक इंडिकेटर अगर आपका एग्जिस्ट करता है, एक भी इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है, तो ये पूरी कॉमेडी आपको करना पड़ेगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर विद दिस? सभी को यहां तक सारी बातें गई दिमाग में कि इंडिकेटर में से अगर एक भी हमारा एग्जिस्ट करता है, एनी ऑफ द अबाव एग्जिस्ट, तो मैं क्या करूंगा, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करूंगा। इंपेयरमेंट लॉस के लिए कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट दोनों को कंपेयर करो। कैरिंग अमाउंट अगर ग्रेटर है रिकवरेबल से, तो इंपेयरमेंट लॉस हम करेंगे, एंड कैरिंग अमाउंट विल बी ब्रॉट डाउन टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज द हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो भी हायर वो मेरा क्या हो जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा। एवरीबडी क्लियर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हुई? यस 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 यस। अब बच्चों का एक और डाउट होता है, सर आपने बोला कि ये, अब हम जब रिकवरेबल अमाउंट की बात करते हैं उसमें आता है नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस में आपने बोला सेलिंग प्राइस, आज ये मशीन को बेचने गए तो कितना मिलेगा? सर हम बेच थोड़ी रहे, आप ऐसा सोच रहे हो कि बेचने गए तो कितना मिलेगा, तो सर वो बेचने गए तो कितना मिलेगा वो कैसे निकालेंगे? अगेन हम लेटेस्ट ट्रांजैक्शन देख लेंगे ना मार्केट में, कि हम जिस असेट की बात कर रहे हैं वैसे ही असेट का लेटेस्ट ट्रांजैक्शन कुछ हुआ था तो कितने में हुआ था, तो वो मेरी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। अगर लेटेस्ट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था तो मैं सेकेंड हैंड मार्केट में उसकी वैल्यू भी तो देख सकता हूं, सेकेंड हैंड मार्केट में उसकी वैल्यू भी देख सकता हूं कि यार ये असेट की वैल्यू सेकेंड हैंड मार्केट में कितनी है, तो सेलिंग प्राइस भी निकालना प्रैक्टिकली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी असेट की सेलिंग प्राइस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, यस। अब यहां पे एक चीज याद रखना, जब आप यहां पे वैल्यू इन यूज की बात करते हो ना, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज में मैं क्या बोलता हूं कि ये असेट को यूज करके ईयर 1 में इतना, ईयर 2 में इतना, ईयर 3 में इतना, ईयर 4 में इतना, ये कैश फ्लो कितने निकलेंगे, तो ये इसकी बात कर रहे हैं कि वैल्यू इन यूज कैसे निकालना। बोलते इसके लिए कैश फ्लो आप जो कंसिडर करोगे, प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 5 साल के करने का, 5 साल से ज्यादा के नहीं करने का। आपकी इतनी भविष्यवाणी अच्छी नहीं है, आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो क्या कि आप बोले नहीं आज से लेके 15 साल तक इसका कैश फ्लो आएगा और 15वें साल में भी इसका इतना कैश फ्लो आएगा? अरे बेटा इतना आप नहीं एस्टिमेट कर सकते, तो आपने यहां पे 5 साल का क्या प्रोजेक्टेड कैश फ्लो लेने का। टू कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज आप कितने साल का कैश फ्लो लोगे? 5। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जिसमें 7 ईयर्स का कैश फ्लो दिया है, तो फिर 7 ईयर्स का सॉल्व करके आ जाने का चुपचाप, उनको ज्ञान नहीं देने का। मैं तो 5 का निकालूंगा, मैं 5 का निकालूंगा, सर ने यूट्यूब रिवीजन ASPL में बोला था, बोला है मैंने, बट अगर उन्होंने इन एग्जाम्स फॉलो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये भी मैंने लिखा है, 7 साल का दे दिया तो 7 साल का निकाल के आने का। प्रैक्टिकली हम 5 साल से ज्यादा का नहीं लेते, क्योंकि उतना दूरदृष्टि रखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज बोलते हैं कि अगर आपको कैश फ्लो फॉरेन करेंसी में दिया, यहां पे अब हो सकता है ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ये कैश फ्लो आपका आ जाए डॉलर 50,000। हाँ, अरे हाँ सर ये भी तो हो सकता, असेट यूज करके कैश फ्लो जो जनरेट हो रहा है वो फॉरेन करेंसी में हो रहा है। और हाँ, तो फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे हाँ, तो कैसे करेंगे? देन कन्वर्ट इनटू रुपीज यूजिंग एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ इंपेयरमेंट। आप एक्सचेंज रेट यूज करोगे कब का? डेट ऑफ इंपेयरमेंट का।
हम जिस दिन इंपेयरमेंट का टेस्टिंग कर रहे हैं उस दिन का एक्सचेंज रेट लेके कन्वर्ट करने का, ये चीज सभी को क्लियर है, एवरीबडी क्लियर। तो अगर मेरे को इन्होंने क्या दिया, इन्होंने मेरे को फॉरेन करेंसी में कैश फ्लो दिया तो उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग व्हाट, एक्सचेंज रेट ऑन डेटा इंपेयरमेंट। ये चीज क्लियर, गया सबके दिमाग में। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको क्वेश्चन में जबरदस्ती का कॉमेडी करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में देंगे कैश फ्लो, कि आपकी ईयर 1 में कैश फ्लो की प्रोबेबिलिटी क्या है। ईयर 1 में 100 करोड़ का कैश फ्लो होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, 125 की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और 150 की प्रोबेबिलिटी है 0.2। आपको इसको मल्टीप्लाई करने का, ये जो भी आपका आंसर आया ना इसका टोटल ले लेने का। दिस इज योर कैश फ्लो फॉर ईयर 1। प्रोबेबिलिटी दी है तो उसका आपको ये करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी 0.5, प्रोबेबिलिटी पॉइंट। एक ही साल के कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, बट एक साल में इन्होंने 3 प्रोबेबिलिटी दी कि 100 करोड़ का कैश फ्लो होने की प्रोबेबिलिटी इतनी, 125 होने की प्रोबेबिलिटी इतनी, 150 होने की प्रोबेबिलिटी इतनी। यस, तो मेरे को क्या करना है, कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी। यस, ये आ गया 50, फिर 125 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी इंटू 0.3, ये जो भी आया x, और 150 इंटू प्रोबेबिलिटी, यस, ये जो भी आया y। तो मेरा यहां पे ईयर 1 का कैश फ्लो क्या हो जाएगा, 50 प्लस x प्लस y। दिस विल बी द कैश फ्लो फॉर ईयर 1। वैसे निकालोगे, गया दिमाग में। फाउंडेशन की मैथ्स याद आ गई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फाउंडेशन मैथ्स का पैसा एक बार मेरे को दे देना, मेरे अकाउंट में, मेरे खाते में सभी लोग ट्रांसफर कर देना। ये एएस पढ़ा रहा हूं, इसके पैसे फाउंडेशन मैथ्स के सब लोग 20-20 हजार रुपए दे। नहीं सर 20-20 हजार सर, हम तो 2-2 ना बेटा ना, 2-2 लाख। मैं बच्चों से कभी महंगी गिफ्ट नहीं लेता, नो नेवर 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 नेवर। मैं केवल ऐसी गिफ्ट लेता हूं जो बच्चों को ऐसे देने में कभी जान पे ना आए। ऐसा टोकन अमाउंट 20,000 रुपए का दे दिए तो मेरे को चलता है सर, सब मिला के नहीं नहीं नहीं, उसमें फिर क्या आप सर सब मिला के नहीं, एक एक, आपको दिक्कत ज्यादा होगी। आप लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, तेरे इसमें पैसे आने, इसलिए सब सब अलग अलग 20-20 हजार रुपए दे दो। हाँ, अलग अलग 20-20 हजार दे दो। कहां एक दूसरे को फोन, ए तेरे आना बाकी, सर वो पैसे नहीं दे, सर वो 5 रुपए कम दिया, सर वो 10 रुपए कम दे। अरे इसलिए सब 20-20 अपने अपने दे दो, मैं बाकी देख लूंगा। कभी क्वेश्चन में आपको क्या है, 150 रुपया देगा, हाँ ठीक है, हो गया, AS28 हो गया, इतने में इतना इच मिलेगा फिर। ओके चलो, यहां पे फिर अगर आपको हो सकता है कैश फ्लो दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ रेंज। रेंज मतलब हमारी कैश फ्लो बोले लोएस्ट वैल्यू 100 की रहेगी, हाईएस्ट वैल्यू 150 की रहेंगी। तो आपने क्या करने का, उसका एवरेज लेने का। अगर रेंज के फॉर्म में दिया है कि हमारी कैश फ्लो 100 से लेके 150 तक कुछ भी हो सकती है, तो 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा एवरेज लेके करने का। जनरली ऐसा देते नहीं है क्वेश्चन में, मैंने खाली एस्पेक्ट्स यहां पे कवर कर लिए, एस्पेक्ट्स यहां पे कवर कर लिए। ये चीज सभी को क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर। सर मैंने लेक्चर देख के एंगेजमेंट, क्या एनगीमेंट, एनगीमेंट बधाई आपको देनी चाहिए क्या, समझा नहीं मैं। सर मैं तो पोर्शे देने का अरे नहीं रे बेटा, सर छोटा आदमी रोज सुबह उठ के पोछा मारता, कहां तू पोर्शा देगा मेरे को। अरे नहीं 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 नहीं, अपन छोटे आदमी, अपन छोटे आदमी, 20,000 दे दे, उतने में काम हो जाएगा। आज मार्केट वैसे ही बहुत नीचे गिरा है, जब अच्छा खासा मार्केट नीचे गिर जाएगा उसमें अपन इन्वेस्ट कर देंगे। बहुत नुकसान हुआ है आज, बहुत बहुत पैसा टूटा है आज। ठीक है, बड़ा दिल है सर, खनी कभी निकाल के देखा नहीं मैंने, और कभी एंडोस्कोपी करवा के अंदर मैंने ऐसा जांच नहीं करवाया। होगा, आप बोल रहे तो होगा। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब वापस हम क्वेश्चंस पे आएंगे ये टॉपिक पढ़ने के बाद। ठीक है, ये वाला पैरा पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, आ जाओ। Hyundai के शेयर्स डिस्काउंट पे क्यों मिल रहे थे बेटा? Hyundai ने ना क्या किया है, जब मार्केट में शेयर्स किसी के भी लिस्ट होते हैं ना,
दो चीजें होती है, एक ऑफर फॉर सेल होता है और एक इशू होता है। ऑफर फॉर सेल मतलब क्या होता है, जो प्रमोटर्स है जिनके पास शेयर है वो अपने शेयर बेच रहे, पैसा आएगा वो अपने घर लेके चले जाएंगे। दूसरा होता है जो पैसा आएगा धंधे में लगाएंगे। Hyundai ने ऑफर फॉर सेल किया था, शेयर्स लो पैसे दो हम जा रहे हैं। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आपके मेरे जैसे, क्योंकि सबको यही था भाई हम हमारा पैसा लगा दे कंपनी में, हम हमारा पैसा तुमको दे दे, तुम ये पैसा लेके चले जाओ। वाह वाह। तो Hyundai का पहले से एक्सपेक्टेड था कि उसका जब आईपीओ खुलेगा तो ऐसा बहुत बड़ा आईपीओ नहीं खुलेगा, बंपर आईपीओ नहीं खुलेगा कि अरे जैसा ओला इलेक्ट्रिक का खुला, ले बोले डबल हो गया पैसा तुरंत। ना ना, वैसा नहीं था। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पोर्शन था इस इशू में, ये इशू में भी रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्शन फिर इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने लिया। एलआईसी वगैरह ने, रिटेल ने खरीदा ही नहीं। आपके मेरे जैसे लोगों ने बहुत कम लिया, बहुत कम लिया, लोगों ने पैसा ही नहीं लगाया इसमें। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ले लिया और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, जिन्होंने भी लिया है कि भैया लॉन्ग टर्म से लो, लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू बढ़ेगी जो भी है वैसा। बट अपने को क्या लॉन्ग टर्म बहुत ऐसा मन को भाता नहीं कि हाँ ठीक है शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ रहा, ये नीचे 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 जा रहा, लॉन्ग टर्म में भैया जो लॉन्ग टर्म में बढ़ना है शॉर्ट टर्म में भी बढ़ना है, तो ही चपन्ना शेयर लेना है वो। ओके चलो, तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया कि सर अगर इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है, ठीक है, कोई भी एक इंडिकेटर एक्सटर्नल इंटरनल, तो हम क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन। इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन के लिए दो चीज को कंपेयर करेंगे, उसमें रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालना वो बता दिया, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू इन यूज की बात की कि वैल्यू इन यूज में हमको कैश फ्लो लेना है, तो कैश फ्लो 5 साल के लेना है, फॉरेन करेंसी में दिया तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। एक्सचेंज रेट लेंगे कब का, डेट ऑफ इंपेयरमेंट का। अगर प्रोबेबिलिटी दिया तो प्रोबेबिलिटी का कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, रेंज दिया तो रेंज में क्या करेंगे, यहां तक की बात की। अब सर समझो इंपेयरमेंट लॉस मेरा आया, कैरिंग अमाउंट कितना था 10,000 और रिकवरेबल अमाउंट कितना था 8,000, तो 2,000 का क्या आ गया इंपेयरमेंट लॉस। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये 2,000 की ट्रीटमेंट क्या होगी। सर ये तो आपने बता दिया कि इसको पीएनएल में डेबिट करेंगे, हाँ ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पीएनएल में डेबिट करेंगे कितना 2,000, और कहां पे क्रेडिट करेंगे, जिस भी असेट का इंपेयरमेंट हुआ उस असेट में इसको क्रेडिट कर देंगे 2,000। दिस इज द जनरल ट्रीटमेंट, ठीक है, यस। तो यहां पे क्या है, दिस इज द जनरल ट्रीटमेंट 2,000 का। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या है, इफ असेट हैज बीन प्रीवियसली रीवैल्यूड अपवर्ड्स। अब ये पॉइंट पे मेरा फोकस है, रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट आ गया कि असेट को आपने पहले अपवर्ड रीवैल्यू किया था, अपवर्ड रीवैल्यू किया था। सर ये किसी एएस का याद आ रहा है, AS10 असेट को हमने प्रीवियसली रीवैल्यू किया था। देन इंपेयरमेंट लॉस will be first written off against the revaluation reserve and second balance impairment loss if any will be written off against P&L। सर ये क्या चीज दिया है, यही तो चीज है सर एएस की हमको पसंद नहीं आती। अरे बेटा देखो रे, सिंपल सी बात है, डिटेल्ड वाले नोट्स मैं इसीलिए दिया रे तुमको, मेरे को पता है आपको डिटेल में चाहिए ये वाला एएस, थोड़ा ये वाला थोड़ा आपको डिटेल में चाहिए, तो यहां पे आ जाओ। इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स प्रीवियसली रीवैल्यूड अपवर्ड्स, आपने असेट्स को इंपेयर कर रहे हो अब, जो आपने पहले अपवर्ड रीवैल्यू किए थे, से फॉर एग्जांपल AS10 के अनुसार। तो पहले क्या था, अब जो बोल रहा हूं सभी लोग इस पे ध्यान देना, सभी लोग इस पे ध्यान देना। कैरिंग अमाउंट असेट का 100 रुपए का था। बेटा मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मेरे से स्टॉक की एडवाइस मांगो मत, ठीक है, यस। अभी तुम भी कोई यहाँ पे बहुत करोड़पति नहीं हो जो यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे पढ़ाई करो, छोले के भटूरो, सीए बनो, सीए बनने के बाद करोड़ों कमाओगे तब डालना उसको मार्केट में। अभी क्या सर स्विगी में डालू, Hyundai में डालू, ये डालू वो पढ़ाई में दिमाग डालो अपना, ठीक है। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितना था 100 रुपए, ओके। उसको मैंने फर्स्ट रीवैल्यू अपवर्ड किया 150 पे, 150 पे। अब मैं बोलता हूं कि भैया वो असेट का रिकवरेबल अमाउंट अब 90 है, 90। ओ हो, तो मेरा इस पे क्या हो रहा है, अब 150 से इसको 90 पे लाना है, 60 रुपए माइनस करना है। 60 रुपए मैं क्या करूंगा, इस पे लेस करूंगा, माइनस करना है सर 60 रुपए। कैरिंग अमाउंट 100 है, इसको मैं लेके गया 150 पे, हाँ पहले मैंने अपवर्ड्स रीवैल्यू किया, अब मैं देखता हूं इसकी रिकवरेबल अमाउंट 90 रुपए है,
150 से इसको अब 90 पे लाना पड़ेगा, बिकॉज रीवैल्यू करने के बाद दिस बिकम्स द कैरिंग अमाउंट। यस, एक बार रीवैल्यू कर दिया, फिर ये अमाउंट मेरी क्या हो गई, नाउ कैरिंग अमाउंट इज 150, रिकवरेबल अमाउंट इज 90, रिकवरेबल अमाउंट इज 90। सर इंपेयरमेंट लॉस इज 60, इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? ये लोग बोलते हैं बेटा ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट देखो। यहां पे क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया था, जब 100 से इसको 150 पे लेके गए थे, सभी लोग यहां पे देखना, ठीक है, सभी लोग यहां पे देखना, अल्टीमेट को लिस्ट कर देंगे, टेंशन मत लो, पहले यहां देखो। 100 से जब मैं इसको 150 पे गया, लेके गया, तो क्या चीज हुई सर, मैंने असेट की वैल्यू बढ़ा दी थी, तो पीपी में डेबिट किया 50, और सर AS10 में बोला था कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन, ये एंट्री मेरी किसके अनुसार है, दिस इज एज पर AS10। AS10 में रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग की बात करते, असेट की वैल्यू बढ़ा दी और रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट किया। आप इसको PNL में क्रेडिट कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता हूं। क्यों? ये जो मैं यहां पे बोल रहा हूं, असेट की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, वो 50 रुपए का क्या मेरे को प्रॉफिट रियलाइज हुआ? नहीं हुआ है, मैं केवल वैल्यू बढ़ा रहा हूं अपनी बुक्स में, मेरे को ये पैसा रियलाइज नहीं हुआ है। इफ द प्रॉफिट इज नॉट रियलाइज्ड, कैन इट बी रिकॉग्नाइज्ड? इट कैन नॉट बी। तो मैं उसको PNL में क्रेडिट नहीं कर सकता हूं, मैं उसको कहां पे डालता हूं, रीवैल्यूएशन रिजर्व में 50 रुपए डाल दिया। ओके ओके ओके, तो अब मेरी नई कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? अब सर आपकी कैरिंग अमाउंट इस असेट की 150 रुपए की है। अब जब मैं इसको 150 से कहां पे ले जाता हूं सर, आप इसको 150 से 90 पे लाते हो, क्योंकि अब इसकी रिकवरेबल अमाउंट आपको कितनी दिख रही है, 90। तो ये लोग बोलते हैं भाई देखो 60 रुपए का आपको इंपेयरमेंट लॉस दिख रहा है। हां सर 60 रुपए का, ये 60 रुपए का पूरा PNL में इंपेयरमेंट लॉस डेबिट नहीं करने का। नो नो नो, शांतता ठेवा, शांति रखो। बोले आपने पहले क्या किया था, असेट की वैल्यू जब बढ़ाई थी, आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट किया था ना, तो असेट की वैल्यू अब जब घटा रहे हो, तो पहले 150 से इसको 100 पे लेके आओ, 150 से क्या करो, इसको 100 पे लेके आओ। तो सर 150 से 100 पे लेके आऊंगा, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व को मैं क्या करूंगा, पहले डेबिट करूंगा। यहां पे जितना क्रेडिट था वो पूरा का पूरा यहां पे डेबिट कर दो, ठीक है, क्योंकि 50 का क्रेडिट था, अभी मेरा इंपेयरमेंट लॉस कितना है, 60, और रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना है, 50, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को पूरा का पूरा डेबिट कर दो। मैं क्या किया, इसको 150 से पहले 100 पे लेके आया, रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट। अब 100 से क्या करूंगा, अब 100 से इसको 90 पे लेके जाऊंगा, 100 से 90, और ये जो 100 से 90 पे लेके जा रहा हूं, इसके लिए मैं केवल PNL को डेबिट करूंगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई। इन्होंने बोला बेटा पहले आप जब वैल्यू बढ़ाए थे तो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट किए थे, हां, अब वैल्यू घटा रहे हो, तो पहले जो आपने वैल्यू बढ़ाए थे ना, उसको अब यहां पे क्या करो, रिवर्स, इसको अब यहां पे आप कर दो रिवर्स। तो मैं रिवर्स करूंगा तो क्या करूंगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट, ठीक है, क्या करूंगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट। पहले 50 से क्रेडिट किए थे, अब 50 से डेबिट, फिर 100 से इसको 90 पे ले जाने के लिए हम PNL को डेबिट करेंगे 10 से। ये सभी के दिमाग में बात गई, सभी के दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से बात गई। सिंपल सी चीज है सर, एकदम सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाले थे, पहले उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व से हटाओ। सर सपोज मैं अभी अगर इसकी रिकवरेबल अमाउंट निकालू, तो रिकवरेबल अमाउंट इसका 120 होता। सपोज अगर अभी इसकी रिकवरेबल अमाउंट निकालू तो 120 का रिकवरेबल अमाउंट होता है ना, यस। इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना होता, रिकवरेबल अमाउंट 120 होता। से फॉर एग्जांपल 90 नहीं और 120 होता, तो मैं एंट्री क्या करता, सर पहले आपने जब वैल्यू बढ़ाए थे तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना डाले थे, 50। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, 150 से 120 पे ला रहा हूं, 150 से 120 पे, तो मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में 50 है, पहले वो 50 खत्म करना पड़ेगा। मैं तो यहां पे केवल 30 रुपए से वैल्यू गिरा रहा हूं, तो मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व को ही पूरा का पूरा डेबिट करूंगा, PNL में कुछ भी नहीं जाएगा। PNL में केवल तब जाएगा जब पहले पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म हो जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व में जितना पैसा हमने पहले डाले थे वो पहले पूरा राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद का फिर PNL में डालेंगे। तो ये 100 से 150 पे लेके गए, रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट किया, 150 से पहले 100 पे आओ, रिवैल्यूएशन रिजर्व को राइट ऑफ करो, फिर 100 से 90 पे जब जाओगे ना, तब आप PNL को डेबिट कर सकते हो। यस 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 राहिल आलम, बिल्कुल सही। फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट रिवैल्यूएशन, ये गया दिमाग में, गया दिमाग में सबके।
Yes, impairment loss of an asset which was earlier revalued upwards will be charged to P&L only to the extent the impairment loss exceeds the balance of revaluation reserve. ये जो impairment loss है उसको P&L में केवल उतना ही चार्ज करेंगे जितने से impairment loss revaluation reserve के बैलेंस को exceed करता है. ठीक है? Yes. कंबाइन एंट्री पास कर, हाँ ये इसकी कंबाइन एंट्री कर सकते हो रे, उसमें कोई दिक्कत नहीं. मैंने अलग अलग काय को दिखाया, मैंने अलग अलग आपको समझाने के लिए दिखाया. आप उसकी कंबाइन एंट्री करो ना, दिक्कत क्या है? कंबाइन एंट्री करो ना, दिक्कत क्या है? अकाउंट बाबा, वेरी गुड अकाउंट बाबा. फाइनल भी ऐसी पढ़ो, बढ़िया से निकालो. ठीक है, चलो अब देखो यहां पे क्या है. ये रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, नहीं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस अभी नहीं पढ़ना है. पहले हम इसके क्वेश्चंस कुछ करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे. रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कल की क्लास में, कल की क्लास में. ठीक है, मेरे पास आईसीआई का इसका क्वेश्चन, आईसीआई का ये एग्जांपल अभी कराओ क्या? नहीं, ये एग्जैक्ट हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है. ये वाला कराओ क्या आईसीआई का? ये सब आईसीआई के बुक के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 ये भी कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है. इसका एक आध एग्जाम्पल हम खुद से ही कर लेते. इसका एक आध एग्जाम्पल हमको खुद से ही करना पड़ेगा. यहां पे लिखो, बढ़िया वाला कराओ, चौड़ा वाला एग्जाम्पल. एग्जाम्पल सर आईसीआई वाले कराने वाले हो क्या? हाँ कल करेंगे ना, कल करेंगे ना. यहां पे अब मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31,320, 5 लाख. नेट सेलिंग प्राइस एनएसपी एज ऑन 31,320, 4 लाख. वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज का कैलकुलेशन वगैरह आता है तो वो जबरदस्ती कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है. एज ऑन 31,320 कितना हो जाएगा? 3.5 लाख. हाँ इसका आईसीआई का भी एक क्वेश्चन मेरे को ध्यान आ गया जो आपको कराऊंगा. ठीक है, बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व, बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व 70,000. शो द ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, शो द ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट बताओ रे. अबे एनएसपी मतलब नैन सुपर, अबे ये छोले के भटूरे, अबे चिकन चिली, नेट सेलिंग प्राइस. अब यहां पे देखो, आओ सॉल्यूशन पे आओ. सर देखो इंपेयरमेंट लॉस क्या रहेगा? इंपेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट 5 लाख, शॉर्ट में लिख रहा हूं सारी चीजें. रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट क्या रहेगा सर? हायर ऑफ, रिकवरेबल अमाउंट अभी लिखता हूं बट उसका हायर ऑफ क्या होता है? एनएसपी, एनएसपी नहीं बोलने का, नेट सेलिंग प्राइस. नेट सेलिंग प्राइस कितना है सर इसका? 4 लाख. वैल्यू इन यूज कितना है? 3.5 लाख. इन दोनों में से हायर क्या हुआ? 4 लाख, तो वो हो जाएगा रिकवरेबल अमाउंट. मेरा कैरिंग अमाउंट 5 लाख, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया? 1 लाख. इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया? 1 लाख. ठीक है, अब इंपेयरमेंट लॉस मेरा यहां पे 1 लाख रुपया है. हाँ सर इंपेयरमेंट लॉस मेरा यहां पे 1 लाख है. इंपेयरमेंट लॉस जो मेरा यहां पे 1 लाख है ना, अब इसमें देखो क्या है इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट. मेरे पास सर इन्होंने क्या बोला, इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करने के लिए सबसे पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व में जितना बैलेंस है वो खत्म करो. तो मेरे रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना था? 70,000. मैं करूंगा रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 70,000. ठीक है, फिर मैं बचा हुआ 30,000 का और है वो पीएनएल में डालूंगा और ये हो जाएगा 2 PPE.
टू पीपीई। सर इसको वो टाइमलाइन के फॉर्म से समझा दो ना। ये देखो टाइमलाइन के फॉर्म से अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल, मेरा पहले क्या था, से फॉर एग्जांपल इसका जो भी कैरिंग अमाउंट था, ठीक है, ये कैरिंग अमाउंट इसका पहले एक्स था, मैं इसको कहां पे लेके आया, इसको मैंने रीवैल्यू किया एक्स प्लस 70,000 पे, एक्स प्लस 70,000। और सर अब क्या है, अब एक्स वगैरह नहीं यार, एक्स से बहुत ऐसा दिमाग में क्लैरिटी नहीं आती। से फॉर एग्जांपल कितना था, पहले 4,30,000 था, फिर मैंने क्या किया, इसको 5 लाख पे लेके आया, ठीक है, रीवैल्यू किया। अब मैं इसकी रिकवरेबल अमाउंट देखता हूं, तो रिकवरेबल अमाउंट कितना है, रिकवरेबल अमाउंट है अब इसकी सर 4 लाख, रिकवरेबल अमाउंट 4 लाख है। तो सर देखो इंपेयरमेंट लॉस अब मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी माई इंपेयरमेंट लॉस। ये जो डिफरेंस है ये मेरा इंपेयरमेंट लॉस रहेगा ना इन दोनों का। अभी जो ये कैरिंग अमाउंट है, ये जो रीवैल्यू किया, नाउ दिस बिकम्स द कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है ना। तो इन दोनों का कंपैरिजन इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा 1 लाख। हमने क्या पढ़े थे सर, जब आप 4,30,000 से 5 पे गए होंगे तो आपने एंट्री क्या किए होंगे, आपने सर पीपी को डेबिट किए होंगे कितने से, 70,000 रुपए से। और सर क्या किए होंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट किए होंगे कितना, 70,000 रुपए। अब आप क्या कर रहे हो, इसको रिवर्स में ला रहे हो, इसको रिवर्स में ला रहे हो, है ना, हाँ जी सर रिवर्स में ला रहे, रिवर्स में ला रहे। तो पहले मैं क्या करूंगा, 5 लाख से 4,30,000 पे आऊंगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व को पहले डेबिट करूंगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करूंगा 70,000 से। सर उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद मैं पीएनएल को डेबिट करूंगा 30,000 से, और पीपी को ऑब्वियसली क्रेडिट करूंगा। ये चीज गया दिमाग में, सभी को गया दिमाग में मैंने क्या किया यहां पे। टाइमलाइन के थ्रू भी आपको समझा दिया, टाइमलाइन के थ्रू मैंने फिगर्स थोड़ा अपने मर्जी से लिया है बट आपको समझा दिया। प्राप्ति मैम का नाम सिर्फ सर ले सकते, बिल्कुल सही बात, गया दिमाग में। लाइक करो सभी लोग लेक्चर को, सभी लोग लाइक करो, नालायक को लाइक नहीं करते हो तुम लोग। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर छुट्टी करेंगे। अब यहाँ पे आईसीआई का एक क्वेश्चन है मेरे पास जो मेरे को ध्यान आ गया आपको करवाने का, ये वाले पे आओ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आईसीआई की बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 10 मिल जाएगा, देख लेना कहीं तो भी है। फाइंड आउट इंपेयरमेंट लॉस, यहां पे फॉलोइंग डिटेल्स में से इंपेयरमेंट लॉस निकालो, ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस एंड करंट ईयर डेप्रीसिएशन, ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ असेट कितना था, 56 लाख, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, सैल्वेज वैल्यू नील। तो 56 लाख को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो मेरा 5.6 लाख का डेप्रीसिएशन आता है एक साल का। अब बोले करंट कैरिंग वैल्यू, आज की तारीख में कैरिंग वैल्यू 27.3 लाख, यूजफुल रिमेनिंग लाइफ 3 इयर्स, रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख, अपवर्ड रिवैल्यूएशन डन इन लास्ट ईयर 14 लाख। तो लास्ट ईयर में देखो अपवर्ड रिवैल्यूएशन मैंने किया था। अभी मेरे को क्या है, सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। सर इंपेयरमेंट लॉस कैसा आएगा, देखो इंपेयरमेंट लॉस कैसे, अभी की जो कैरिंग अमाउंट है, करंट कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट इसका कितना है 27.3, इसको कैसे कंपेयर करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या रहेगा, रिकवरेबल अमाउंट हमारा यहां पे दिया है 12 लाख, ठीक है, यस। तो सर मेरा इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ, 15.3 लाख, 15.3 लाख का इंपेयरमेंट लॉस हो गया, बिल्कुल सही बात, 15.3 लाख का इंपेयरमेंट लॉस है। अब इसका ट्रीटमेंट इन्होंने बोला है, हमने अपवर्ड रीवैल्यूएशन किया था 14 लाख का, मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस से 14 लाख। अब मैं क्या करूंगा, रीवैल्यू इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करने के लिए रीवैल्यूएशन रिजर्व को करूंगा डेबिट, कितने से, 14 लाख से, ठीक है। और किसको डेबिट करूंगा, पीएनएल को डेबिट करूंगा 1.3 लाख से, और सर हम पीपी को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 15.3 लाख से, 15.3 लाख से इसको कर देंगे, ओके। अब मेरे असेट की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी, नाउ द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ माय असेट विल बी 12 लाख, रिकवरेबल अमाउंट पे इसको लेके आ गया मैं, तो 12 लाख। अब बैलेंस यूजफुल लाइफ कितना है, यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इन्होंने यहां पे दिया है 3 साल की, तो इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 लाख। तीन चीज पूछी थी, इंपेयरमेंट लॉस निकालो, ट्रीटमेंट बताओ, करंट ईयर डेप्रीसिएशन, मैंने सब निकाल लिया, सब निकाल लिया, ठीक है। गया सबके दिमाग में, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एवरीबडी क्लियर विद दिस, एवरीबडी एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस।
ठीक है, ठीक है, सभी को एकदम क्लियर। ठीक है, यस। तो चलिए अब आज की क्लास को हम यहां पे क्या करेंगे, एंड करेंगे। बचा हुआ पोर्शन अब कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल वापस 8 बजे सभी से मिलेंगे। लगभग ये एएस को 3 लेक्चर मेरे को लग ही रहा है कि जाएंगे। ठीक है, 3 लेक्चर इसके जाएंगे। आज जितना पढ़े उतना प्लीज रिवाइज कर लेना। नोट्स की लिंक जो है मैंने यहाँ पे पिन कर दी है, वहां से सभी लोग प्लीज नोट्स डाउनलोड कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके, यस। सी यू ऑल टुमारो। मिलते हैं सबसे कल की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल। कल रहेगा हमारा एएसपीएल का सेशन नंबर 6, जिसमें हम करेंगे लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई फॉर AS28, जिसमें हम कल स्टार्ट करेंगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। अभी तक इंपेयरमेंट लॉस हम आज चार्ज कर रहे थे। कल अगर इसको रिवर्स करना है इंपेयरमेंट लॉस को, तो कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं सबसे कल की क्लास में। अंटिल देन दिस इज सीए तेज सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। रिवाइज करते रहना। क्लास में किए लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई, तो उसका लॉजिकल रिवीजन खुद के साथ करो मेरे नोट्स की मदद से। यस, सी यू ऑल टुमारो फॉर लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीमियर लीग सेशन नंबर 6। टेक केयर, बाय बाय।